हेलो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेलो। चलिए, मेरी वॉइस आ रही होगी आप लोगों तक। चलिए हम डिस्कशन करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एन क्लास के क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी पेरेंटल न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस रहेंगे। हम वन बाई वन क्वेश्चंस अपने जो है डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए पहले जब हम पेरेंटल न्यूट्रिशन की बातें करेंगे तो एक छोटा सा रिव्यू देंगे पेरेंटल न्यूट्रिशन का, उसे सीखने का प्रयास करेंगे। आफ्टर दैट इस पर डिस्कशन करेंगे। मैंने कहा देखिए बेटा जी, पहली बात, मैंने कहा पेरेंटल न्यूट्रिशन कब देते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हम पेरेंटल न्यूट्रिशन देते कब है पेशेंट को। पहला क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। मैंने कहा बेटा जी, पहली बात, पेरेंटल न्यूट्रिशन तब तक नहीं देते, पेरेंटल न्यूट्रिशन तब तक नहीं देते जब तक कि हमारे पास में दूसरा मेथड अवेलेबल है। लाइक सर, मैंने कहा सबसे पहले कोशिश करते हैं पेशेंट को कि पेशेंट अगर ऑरली ले पाता है तो हमें नहीं देना है। ऑरल अगर पेशेंट नहीं ले पाता है तो हमें एनजी ट्यूब का यूज करना है। एनजी के बाद में अगर एनजी से भी नहीं लेना है, ले पा रहा है, तो हम गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब जो होती हैं उनके माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब है, इनके पीईजी ट्यूब है, उनके माध्यम से हम जो है पेशेंट को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। कोशिश करते हैं कि पेशेंट को न्यूट्रिशन हम पेरेंटल रूट से ना देके बाकी रूट से इजीली अवेलेबल करवाएं, जिससे उसके जीआई रूट के माध्यम से अवेलेबल करवाएं, जिसकी उसे उसकी नॉर्मल एक फिजियोलॉजी जो है वो मेंटेन रहे। बट अगर हमारे पास में पेशेंट बहुत ज़्यादा मालनरिश्ड हो रहा है, पेशेंट की जो चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं पेशेंट को, पेशेंट एकदम से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें? अल्टीमेटली लास्ट जो हमारे पास में लास्ट तरीका हो सकता है, जिसके माध्यम से हम पेशेंट को खाना दे सकते हैं, न्यूट्रिशन दे सकते हैं, तो वो हमारा होता है पैरेंटल न्यूट्रिशन। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। येस और नो? ये सारी बातें क्लियर हैं पैरेंटल न्यूट्रिशन की? मैंने कहा जब पैरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं तो हम जब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, याद रखिएगा हम कैसे देते हैं। मैंने कहा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में जब भी कंसंट्रेशन 10% से ऊपर जाती है, मैंने कहा 10% से मोर देन 10% कंसंट्रेशन का जब भी कोई सॉल्यूशन देते हैं, हम किससे देंगे? मैंने कहा हम देंगे सेंट्रल लाइन से। हम क्या देंगे? सेंट्रल लाइन से देंगे। तो यहाँ पर एक तो आपकी सेंट्रल लाइन की केयर बढ़ जाएगी, आपकी सेंट्रल लाइन की केयर यहाँ पर बढ़ने वाली है। मैंने कहा बेटा जी, जो आपके टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो होते हैं उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो वो हम पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारे खाने के कंपोनेंट होते हैं, लाइक आपका कार्बोहाइड्रेट होता है सर जी, और मैंने कहा क्या होता है? फैट होता है, और क्या होता है? प्रोटीन होता है, और क्या होता है? आपके विटामिन्स हैं, आपके क्या होते हैं? मैंने कहा विटामिन्स होते हैं, और क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। विटामिन्स हो गया, और मैंने कहा क्या होते हैं बेटा जी? मिनरल्स होते हैं, और क्या होता है? वाटर होता है। उसके अलावा क्या होता है? मैंने कहा उसके अलावा आपका इंसुलिन होता है, इंसुलिन होता है। इंसुलिन के अलावा क्या होता है? हेपेरिन होता है, जिससे यहाँ पर क्लॉट ना बने, हेपेरिन होता है। तो मैंने कहा बेटा जी, ये सारे इसके कंपोनेंट होते हैं। क्वेश्चन ये उठा कि जो यहाँ पर, मैंने कहा क्वेश्चन ये उठेगा कि यहाँ पर जो आप फैट यूज करेंगे, जब फैट यूज करते हैं तो फैट तो किसी के साथ मिलता ही नहीं है। मैंने कहा यस सर, फैट तो मैंने कहा किसी भी चीज के साथ में मिलता ही नहीं है। तो फैट को हम क्या करते हैं? इमल्सीफाई करके, मैंने कहा फैट को हम इमल्सीफाई करते हैं। और मैंने कहा फैट को इमल्सीफाई करने के लिए हम एग यॉक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एग यॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले, सबसे पहले हमें देखना होता है कि किसी पेशेंट के अंदर एग यॉक से एलर्जी तो नहीं है। अगर किसी पेशेंट में एग यॉक से एलर्जी होती है, जग जाओ भाई, अभी सोते ना रहे बच्चे, ठीक है ना, जोश में रहो। अब तो कम से कम जोश में रहना चाहिए। एग यॉक से एलर्जी देखते हैं किसी में, एग यॉक से एलर्जी तो नहीं है। अगर किसी में एग यॉक से एलर्जी होती है तो उसके अंदर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को अवॉइड किया जाता है। तो ये अच्छा, उसके बाद में इसके मोटा मोटी जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? तो हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ये आपका सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, आपके इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस की चर्चाएं हो सकती है। तो हम वन बाई वन क्वेश्चन के साथ में इनकी चर्चाएं करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? मैंने कहा ए क्लाइंट इज बीइंग बीन्ड, एक क्लाइंट इज बीइंग बीन्ड फ्रॉम
from the parental nutrition and is expected to begin taking the solid food today। मेरी बात को सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन को ढंग से जो है सॉल्व करिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पेशेंट जो है वीन्ड हो रहा था फ्रॉम द पेरेंटल न्यूट्रिशन। एक पेशेंट को जो खाना दिया जा रहा था वो हम पेरेंटल न्यूट्रिशन के माध्यम से बच्चे को, उस पेशेंट को हम खाना दे रहे थे, बट इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन टेकिंग द सॉलिड फूड। बट हम क्या कर रहे हैं, आज से उसे खाना सॉलिड देने वाले हैं, मतलब माउथ के रास्ते से देने वाले हैं। द ऑनगोइंग सॉल्यूशन रेट हैज बीन, अभी जो उस पेशेंट को न्यूट्रिशन चल रहा था वो कितना चल रहा था, इनका उस पेशेंट को न्यूट्रिशन की जो रेट चल रही थी वो 100 ml पर हावर चल रही थी। उसे 100 ml पर हावर की रेट से हम उसे पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे थे। द नर्स एंटिसिपेट दैट which prescription regarding the parenteral nutrition solution will be accompany the diet prescription। मैंने कहा जैसे ही आप पेशेंट को सॉलिड या ऑर्ली डाइट पे लाओगे तो अब पेरेंटल न्यूट्रिशन के साथ में क्या करें। देखिए, मैंने कहा था बेटा जी कि पेरेंटल न्यूट्रिशन को कभी भी अचानक से बंद नहीं कर सकते हैं, इसे टैपरिंग कहा किया जाता है। कभी भी पेरेंटल न्यूट्रिशन को अचानक से बंद नहीं किया जाता, इसे क्या करते हैं, टैपरिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी, इसे टैपरिंग करके बंद किया जा सकता है। टैपरिंग का मतलब क्या होता है? मैंने कहा सर जी टैपरिंग का मतलब होता है उसकी जो वैल्यू चल रही है उसे पहले स्लो किया जाता है और धीरे-धीरे उसे ज़ीरो की तरफ लाया जाता है। एकदम से डोज़ को ज़ीरो नहीं कर सकते। मैंने कहा 100 चल रहा है तो उसे और कम और कम और कम ऐसे करके धीरे-धीरे करके बंद कर सकते हो। एकदम से बंद नहीं करेंगे, वरना तो पेशेंट आपका हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। तो कभी भी अचानक से एकदम से बंद नहीं करते हैं चीज़ों को। जब पेरेंटल न्यूट्रिशन चलता है तो उसे स्लोली करके उसे बंद किया जाता है। इसे बोलते हैं टैपर करना। मैंने कहा देखो, क्या हम डिसकंटिन्यू करेंगे क्या पेरेंटल न्यूट्रिशन को? नहीं। एकदम से डिसकंटिन्यू अगर आपने किया तो पेशेंट लीड करेगा आपका हाइपोग्लाइसीमिया को। मैंने यहाँ पर ये भी बताया कि कई बार अगर पेरेंटल न्यूट्रिशन का आपके पास में सॉल्यूशन खत्म हो जाता है, तब भी डिसकंटिन्यू करना है। उस टाइम में भी हम डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं। उस केस में भी हम उसे क्या करते हैं, मैंने कहा उस केस में भी हम उसे जो है 10% वाला जो आपका डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन होता है, वो दे देते हैं। अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं है सॉल्यूशन के नाम पर, तो उसे 10% डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन दे दो। उसे क्या दे दो, 10% डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन दे दो, पर हम बंद नहीं कर सकते। नहीं तो पेशेंट आपका किस में जाता है, उनका पेशेंट आपका हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, इसलिए डायरेक्टली बंद नहीं करते हैं बच्चा। क्लियर हो गया? तो ये तो आंसर आपका नहीं हो सकता मैन, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कंटिन्यू करंट इन्फ्यूजन रेट प्रिस्क्रिप्शन फॉर द पेरेंटल न्यूट्रिशन। क्या करंट रेट चलेगी क्या? उनका करंट रेट तो नहीं चल सकती, अब तो कम करना पड़ेगा। यस सर जी। स्टार्ट 0.9% नॉर्मल सलाइन एट द 25 ml पर आवर। मैंने कहा अगर तुम्हें कम करना है और तुम्हारे पास नहीं है तो नॉर्मल सलाइन नहीं देते हैं, 10% डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन चलाया जाता है। ये भी गलत हो गया, ठीक। डिक्रीज द पेरेंटल न्यूट्रिशन रेट टू द 50 ml पर आवर। मैंने कहा आप जो है आपके पेरेंटल न्यूट्रिशन ऐसा फिक्स नहीं है कि 50 पे करेंगे, पर उसे कम कर देंगे। मैंने कहा ऐसा फिक्स नहीं है कि आप 50 पर आओगे और उसे कम करोगे। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि एकदम से पेरेंटल न्यूट्रिशन को बंद नहीं करना है। पेरेंटल न्यूट्रिशन को हमेशा टैपर किया जाता है और आफ्टर टैपरिंग ही हम क्या करते हैं बच्चा, इसे हम बंद करते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और जल्दी से आप इस क्वेश्चन का पहले तो आप आंसर करें कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब क्या लगता है, देन आफ्टर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। इस क्वेश्चन को देखें और अपने आप से आंसर करने का प्रयास करें। आप इसका आंसर करें जल्दी से। जो भी आपको आंसर लगता है मैं 30 सेकंड का आपको समय देता हूं, आफ्टर दैट मैं इसे सॉल्व करूंगा। आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से आप आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी कर दो जो भी आप आंसर कर रहे हैं। चलिए, आपने जो भी था आंसर कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। 30 सेकंड से ऑलरेडी ओवर हो गया है, तो मैं इसे रोक रहा हूँ। देखें, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू चेंज द पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन बैग। एक नर्स है जो पेरेंटल न्यूट्रिशन के बैग को चेंज कर रही है और ट्यूब को भी चेंज कर रही है। एंड द क्लाइंट्स
सेंट्रल वेन लाइन इज लोकेटेड इन द राइट सबक्लेवियन। कहां लगी हुई है बेटा जी? राइट सबक्लेवियन वेन में जो सेंट्रल लाइन है, मैंने कहा जो सेंट्रल लाइन है वो राइट में पेशेंट को लगी हुई है, यहां पर लगी हुई है। मैं ठीक सर जी। मैंने कहा द नर्स आस्क्ड द क्लाइंट टू टेक दिस पोटेंशियल एक्शन ड्यूरिंग द ट्यूबिंग चेंज। हम उस ट्यूब को निकाल रहे हैं, इसमें यहां पर लगी हुई है ट्यूब और तुम ट्यूब को निकाल रहे हो। दिक्कत क्या है? मैंने कहा जब ट्यूब को निकालोगे तो ऐसा नहीं हो कि चीजें अंदर जाए, वो सारा बाहर आना चाहिए। मैंने ठीक है, क्या करें? ब्रीथ नॉर्मली, सांस नॉर्मली लेने के लिए बोले क्या? नहीं सर जी, एनजी ट्यूब को निकालते हैं तब भी सांस नहीं लेते हैं, नॉर्मली सांस नहीं लेते हैं। उस टाइम क्या करते हैं? डीप ब्रीथ एंड देन होल्ड करते हैं। जैसे जैसे पेशेंट जब कर लेता है तो वो बाहर निकले, चीजें अंदर की तरफ नहीं जाए, इसलिए डीप ब्रीथ एंड होल्ड करवाते थे। एनजी ट्यूब में भी मैंने आपको पढ़ाया था। यस, तो नॉर्मली ब्रीथ तो नहीं करनी है। मैंने कहा टर्न द हेड टू द राइट साइड। बेटा राइट साइड में लगी हुई है, तुम टर्न राइट साइड में करोगे तो निकालोगे कैसे ट्यूब को? तो राइट साइड में टर्न नहीं कर सकते। मैंने कहा यस, राइट साइड में टर्न नहीं कर सकते। एक्सेल स्लोली एंड इवनली। जो आप एक्सेल करेंगे वो धीरे धीरे एक्सेल करें, एक्सेल नहीं करना है। टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट एंड बियर डाउन। एक तो आपको क्या करना है, अंदर सांस लेनी है, फिर होल्ड करना है और बाहर की तरफ धक्का लगाना है, नहीं कि उसे वहां पर आपको होल्ड मतलब आपको एक्सेल नहीं करना है, उसे जो है आपको बना के रखना है, जिसकी मदद से वो जो है आपकी चीजें ठीक हो जाए। जैसे वल्सवा मैन्यूवर की तरह करते हैं, बलसलवा मैन्यूवर जो होता है वो हम इसमें परफॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगले क्वेश्चन का मैं रीड आउट कर देता हूं कि ए क्लाइंट विद द पेरेंटल न्यूट्रिशन इन्फ्यूजन हैज डिस्कनेक्टेड। उसका जो इन्फ्यूजन है वो क्या हो चुका है? मैंने कहा उसका इन्फ्यूजन डिस्कनेक्टेड हो गया है सेंट्रल लाइन कैथेटर से। द नर्स असेस द क्लाइंट एंड सस्पेक्ट द एयर एम्बोलिज्म। हमने क्या सोचा कि उसके अंदर क्या हो गया? मैंने कहा एयर एम्बोलिज्म हो गया। द नर्स शुड इमीडिएटली प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन। हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन में प्लेस करने वाले हैं? जल्दी से आंसर करिए बेटा जी, या आप कौन सी पोजीशन में पेशेंट को प्लेस करोगे? दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तुम चाहोगे इजीली कर लोगे। जल्दी करें, 30 सेकंड का समय है, जल्दी करें। सब लोगों को बता चुका हूं, जल्दी से आंसर करें। 30 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन का, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। जल्दी सब लोगों का तेजी के साथ आंसर आना चाहिए, सब लोगों का आंसर तेजी के साथ में दिखना चाहिए। सर वेरी सिंपल। मैंने कैसे? मैंने कहा सिंपल ऐसे ऐसे है कि देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है एयर एम्बोलिज्म का। जब भी एयर एम्बोलिज्म का क्वेश्चन आता है, एक बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो हमारा एयर एम्बोलिज्म होता है, जब भी पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म होता है, ये बात समझ में आनी चाहिए। एयर एम्बोलिज्म वाले पेशेंट के अंदर, एयर एम्बोलिज्म वाले पेशेंट के अंदर सडन चेस्ट पेन इज अ अर्ली फीचर। तुरंत से उसके अंदर क्या होता है? मैंने कहा उसके अंदर आपका सडन चेस्ट पेन होता था। मैंने कहा उसके अंदर क्या होता था? मैंने कहा उसके अंदर आपका सडन चेस्ट पेन होता था। पेशेंट को सडन से चेस्ट पेन होता था, ये इसका साइन था। एयर एम्बोलिज्म के केस में हमारा प्रायोरिटी एक्शन ये होता है कि जो एयर गई है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाए, हम राइट पे जो एट्रियम है उसी में उसको ट्रैप करना चाहते हैं। इसके लिए पेशेंट को लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन दी जाती है, हेड को नीचे रखा जाता है, फिट को थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता है, मतलब ट्रेंडेलेनबर्ग बोल सकते हैं। इस पोजीशन में पेशेंट को रखा जाता है। मैंने कहा देखते हैं ऑन द राइट साइड। मैंने कहा राइट साइड तो आंसर आना ही नहीं है, तो ये आंसर कट गया। इसमें भी राइट साइड था तो ये भी आंसर कट गया। ऑन द लेफ्ट साइड ठीक था, विद द हेड हायर। हेड हायर नहीं होना है, हेड लोअर होना है, फिट ऊपर होना है, जिसकी वजह से वो आपकी एयर है वो एट्रियम में ट्रैप हो जाए, तो ये भी नहीं होगा। ऑन द लेफ्ट साइड विद द हेड लोअर देन द फिट, मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूं ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन क्या बोल सकते हैं? मैंने कहा इसको हम ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन के नाम से जान सकते हैं। ऐसा करने से क्या हो सकता है? मैंने कहा ऐसा करने से उस पेशेंट के अंदर जो एयर है वो ट्रैप हो जाएगी और आपका काम हो जाएगा। बच्चा क्लियर है क्या? यस। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच नर्सिंग एक्शन इज एसेंशियल प्रायर टू इनिशिएटिंग ए न्यू प्रिस्क्रिप्शन फॉर 500 ml ऑफ फैट। हमें क्या देना है, मैंने कहा 500 ml फैट इमल्सन पेशेंट को देना है, और वो भी रेट क्या रखनी है, मैंने कहा 50 ml पर आवर रखनी है। मैंने कहा एक पेशेंट को हम क्या करने वाले हैं, मैंने कहा एक पेशेंट को हम 500 ml जो फैट सॉल्यूशन है, फैट का इमल्सन है, जो लिपिड है, वो देने वाले हैं, और उसकी रेट 50 ml पर आवर रखनी है। तो मैंने कहा इसको देने से पहले हम क्या प्रायोरिटी में ध्यान रखने वाले हैं, जल्दी करो बेटा जी, हम क्या प्रायोरिटी में ध्यान रखने वाले हैं इस पेशेंट के लिए, जल्दी आंसर करें, क्या करने वाले हो तुम, जल्दी बताओ इसमें क्या करोगे। सब लोगों के आंसर आने चाहिए और जल्दी से आने चाहिए, सब लोगों के आंसर आने चाहिए और तेजी के साथ आंसर आने चाहिए बेटा जी। यस, सबका क्लियर है। यस, बहुत बढ़िया, सब लोगों के आंसर बहुत बढ़िया से आने चाहिए, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इंश्योर दैट द क्लाइंट डज नॉट हैव डायबिटीज, मैंने कहा फैट जब देते हैं तो डायबिटीज से कोई लेना देना नहीं है। डायबिटीज अगर पेशेंट को है तो फैट से नहीं, डायबिटीज वाले पेशेंट में ग्लूकोज का स्पेशली ध्यान रखा जाता है। मैंने कहा जब भी किसी पेशेंट को डायबिटीज होती है, आप फैट डाइट के लिए थोड़ी मना करते हैं, आप ग्लूकोज ज्यादा नहीं जाए उसके लिए देखते हैं। तो जो भी हमारी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका ज्यादा होता है, जो हमारे ग्लूकोज को बढ़ाने वाली होती है, उनका ध्यान रखा जाता है, फैट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता बेटा जी। मैंने कहा डिटरमाइन वेदर द क्लाइंट हैज एलर्जी टू एग, मैंने कहा यस, एग से एलर्जी जरूर चेक करेंगे। मैंने कहा कब चेक करेंगे एग से एलर्जी, जब भी पेशेंट को फैट इमल्सन दिया जाता है। मैंने कहा जब भी पेशेंट को फैट देते हैं तो फैट देते सब में सर जी एग से एलर्जी चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं, मैंने कहा फैट के इमल्सन को बनाने के लिए, जब हम फैट का इमल्सन बनाते हैं उस टाइम हम एग यॉक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा जी, एग यॉक का इस्तेमाल करते हैं, उसमें एग यॉक मिलाई जाती है, जिस वजह से हमें ये देखना पड़ेगा बच्चा। मैंने कहा ठीक, add regular insulin to the fat emulsion using aseptic technique, नहीं सर जी, इंसुलिन फैट वाले में जरूरी नहीं है, ये फैट के लिए जरूरी नहीं है, इंसुलिन जरूरी होता है ग्लूकोज के लिए। अगर तुम ग्लूकोज का सॉल्यूशन दे रहे हैं तो वहां पर आपका इंसुलिन चाहिए, फैट के समय इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप अगर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे होते जिसमें आपका ग्लूकोज भी होता तो आपके लिए बढ़िया था, बट यहाँ पर सर हम टोटल नहीं दे रहे हैं, ओनली फैट दे रहे हैं। हंसी फंसी कुछ नहीं आ रही है, हम तो जो है सर उखड़े उखड़े जा रहे हैं। उखड़े उखड़े नहीं जाए बेटा जी, थोड़ा जोश दिखना चाहिए, चीजों में जोश होना चाहिए, आपका दिखना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो। सुबह सुबह सर नींद होती है, हमें कहाँ पर जो है हंसी आएगी, बस ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हम तो सर उखड़े उखड़े जा रहे हैं, अब ऐसे कैसे हंसी आए बताओ, आप बताओ हमें, हंसी का कोई तो होना चाहिए ना राज। हाँ ये बात भी सही, लग रहा है मुझे ऐसे उखड़े उखड़े जाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। चलिए बढ़ जाऊं आगे। यस सर, अब तो कम से कम मैं दिख रहा हूँ, तो मुझको देख के ही शर्म कर लो कि अब तो खड़े हो जाए सर, सर सामने है, अब इतना आलस अच्छी बात नहीं है। हाँ थोड़ा आलस तो हट जाए अब। चलिए सर आप दिखे तो हमारा थोड़ा आलस तो कम हुआ, हम भागे भागे खड़े हुए और बैठ गए हैं, देखो सो नहीं रहे हैं। ठीक है, नहीं तो मुझे फिर जो है वीडियो ऑन करनी पड़ेगी आप लोगों की, देखना पड़ेगा आप सो रहे हैं या जग रहे हैं, वीडियो ऑन करके देखना पड़ेगा कौन कौन लेटा हुआ है, कौन कौन रजाई में है, कौन कंबल में है, कौन किचन में जो है ब्रेकफास्ट बनाने रेडी हो गया है। हमारी पहला पहला काम पेट पूजा, दूजा काम पढ़ाई। ठीक है ना, ऐसा नहीं करें। चलिए सुन लें, कॉन्टेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एससीपी टू हैव ए सेंट्रल लाइन इंसर्टेड फॉर द फैट इमल्सन इन्फ्यूजन। इनका फैट इमल्सन इन्फ्यूजन के लिए ये भी हो सकता था कि कॉन्टेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू हैव ए सेंट्रल लाइन इंसर्टेड फॉर द फैट इमल्सन,
तो इसके लिए आप भी लगा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपके लिए जो एसेंशियल प्रायर इनिशिएटिंग न्यू प्रिस्क्रिप्शन, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रायर टू इनिशिएटिंग न्यू प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन से पहले क्या करना है। ये सेंट्रल लाइन तो जब की जरूरत है जब आपका प्रिस्क्राइब हो चुका है, बट प्रिस्क्राइब ही नहीं करेंगे। अगर किसी को फैट से एलर्जी है, एग योक एलर्जी है, तो हम प्रिस्क्राइब ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन कहता था, वो हमारा क्वेश्चन किसके लिए कहता था, मैंने कहा क्वेश्चन हमारा ये कहता था कि आप जब प्रिस्क्रिप्शन करने वाले हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन से पहले क्या करने वाले हैं। इनका क्वेश्चन ये था, प्रिस्क्रिप्शन आने से पहले ही तुम किस चीज का ध्यान रखोगे। तो प्रिस्क्रिप्शन से पहले ही तुम किस चीज का ध्यान रखोगे, एग से एलर्जी तो उस पर्सन को नहीं है। बच्चा क्लियर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन सीधे होंगे मेरे हिसाब से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द नर्स मॉनिटर्स द क्लाइंट रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन। एक पेशेंट है जो तुम्हारा पेरेंटल न्यूट्रिशन ले रहा है। मैंने कहा एक पेशेंट है जो पेरेंटल न्यूट्रिशन पे है, उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन मिल रहा है फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द थेरेपी। वो कॉम्प्लिकेशन देख रहे हैं, द शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइपरग्लाइसीमिया। और बेटा जी जब भी हाइपरग्लाइसीमिया की बात आती है, मैं जब भी आपको हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया पढ़ाया हूं, तो मैं कैसे पढ़ाया हूं बेटा। मैंने कहा देखो पेशेंट के अंदर अगर हाइपरग्लाइसीमिया कॉम्प्लिकेशन होता है, मैं बताया हूं, मैंने कहा पेरेंटल न्यूट्रिशन दोगे। मैंने कहा हाइपरग्लाइसीमिया आपका कॉम्प्लिकेशन के रूप में क्या हो सकता है, मैंने कहा कॉम्प्लिकेशन के रूप में आपका हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है, मैंने कहा आपका हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, याद रहे। यस और नो, मैंने कहा हाइपर ग्लाइसीमिया आपका कॉम्प्लिकेशन के तौर पर हो सकता है। मैंने कहा यस सर जी। और मैंने क्या बोला था बेटा, मैंने कहा जब भी आपका हाइपरग्लाइसीमिया कॉम्प्लिकेशन के तौर पर होता है, जब भी आपका हाइपरग्लाइसीमिया होगा, तो आपको क्या बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहा जब भी पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया होगा, तुम्हारे दिमाग में चलेगा, क्या चलेगा। मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है जब हमारे फुल होते हैं, हम हमें न्यूट्रिशन की पूरी, अपने गरम गरम रोटियां खाई हैं, तो हमें पानी की जरूरत होती है, प्यास लगती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आपका साइन सिम्टम देखने को मिलता है हाइपर ग्लाइसीमिया में। और मैंने कहा दूसरी कॉम्प्लिकेशन जब हम बात करे थे, मैंने कहा जब हम दूसरे कॉम्प्लिकेशन की बात करे थे, तो क्या बात करे थे दूसरे कॉम्प्लिकेशन में। मैंने कहा दूसरे कॉम्प्लिकेशन में क्या बात करे थे, तो दूसरे कॉम्प्लिकेशन में बात करे थे बेटा जी कि अगर इस पेशेंट को अगर होता है हाइपोग्लाइसीमिया, अगर इस पेशेंट को होता है आपका हाइपोग्लाइसीमिया, तो इस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा इस पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा भूख, हंगर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी बेटा जी इसमें, मैंने कहा इसमें आपका देखने को मिलेगा हंगर, भूख आएगी उसको। क्या आएगी उसको, भूख लगने की लगेगी। तो दिस इज अ दो इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम बताए थे और दो कॉम्प्लिकेशन आपको स्पेशल बताए थे। और दोनों कॉम्प्लिकेशन में आपको स्पेशल साइन सिम्टम बताए थे। बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। मैंने कहा याद रखिए, मैंने कहा बहुत सारे साइन सिम्टम नहीं बताए थे, एक एक साइन सिम्टम बताए थे कि जब तुम खाना खा लेते हो, मैंने कहा जब तुम खाना खा लेते हो तुम्हारे अंदर भूख नहीं है, तो तुम्हें प्यास लगती है। और जब तुम्हें खाना नहीं खाया तो तुम्हें प्यास नहीं, जिस दिन तुम्हारा फास्ट होता है, मैंने कहा जिस दिन तुम फास्ट रहते हो ना भाई भगवान का फास्ट। हाँ सर, अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए जो है भोले बाबा का भी हम जो है फास्ट रखते हैं। एवरी जो है मंडे हम भक्त हैं अभी तो, हम पूरे भक्त हैं सर। अभी शादी वादी कुछ नहीं हुई है देखो, तो अभी तो रखना पड़ता है सर। आप कह रहे हो तो हम रख लेंगे, जो नहीं रखते हैं वो भी रख लेंगे सर। अब ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, सारे के सारे भक्ति में लीन है। यस, है ना भाई। हाँ सर, रखना पड़ता है, आप नहीं समझते हो। मैं ठीक भाई, रखो आप। मैंने कहा जिस दिन आप भक्ति में लीन होते हैं, जिस दिन आपका फास्ट होता है, उस दिन प्यास लगती है क्या, नहीं। फिर तुम कहते हो हम तो इतने भक्ति में लीन हैं कि हमें देखो भगवान के नाम के आगे हमें प्यास भी तो नहीं लगती है। अरे प्यास नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। कि जब खाना नहीं खाते हैं तो प्यास भी नहीं लगती है, जब हम खाना ज्यादा ठूस ठूस के खाए होते हैं तो प्यास हमें लगती है। मैंने कहा जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, मैंने कहा जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो आपको प्यास ज्यादा लगती है। और बेटा जी जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा तो आपको भूख लगेगी, क्योंकि जब ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज ही नहीं है तो ग्लूकोज चाहिए।
समझ में आ रहा है? ग्लूकोज ज़्यादा है तो फिर पानी चाहिए। इस तरीके से हमारा साइन सिम्पटम है स्पेशली जो देखने को मिलते हैं। मैंने कहा ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यार आपको जो दिखाना है, आपको जो बताना है वो आपको क्या दिखाना है? हाइपरग्लाइसीमिया जो हुआ है पेशेंट को उसके साइन सिम्पटम बताने हैं। मैंने कहा ठीक सर जी। नहीं देखते हैं। मैंने कहा देख लेते हैं बच्चा। मैंने कहा फीवर, वीक पल्स या थ्रस्ट? मैंने कहा थ्रस्ट तो आ गया। मैंने कहा थ्रस्ट तो आ गया। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा नोजिया, वॉमिटिंग, ओलिगोयूरिया? ओलिगोयूरिया नहीं आएगा। मैंने कहा ग्लूकोज जब भी बढ़ता था ना, हाइपरग्लाइसीमिया जब भी पेशेंट को होता है, आपको पता है एक बात पता है, डायबिटीज मेलाइटिस के साइन सिम्टम। मैंने कहा जब भी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस मतलब हाइपरग्लाइसीमिया होता था, एक बात आपको पता थी, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। नहीं पता था? तीन साइन सिम्टम स्पेशल थे वहां पर। मैंने कहा तीन साइन सिम्टम क्या थे? मैंने कहा पॉलीयूरिया होता था, पॉलीडिप्सिया होता था और पॉलीफेजिया होता था। पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। नहीं पता बेटा जी? मैंने कहा यस सर जी। पॉलीफेजिया? यस और नो? मैंने कहा ये तो होता था सर जी। यूरिया मतलब यूरिन आउटपुट? मैंने कहा यूरिन आउटपुट कैसा होता है? बढ़ जाता है जब भी ग्लूकोज का लेवल आता है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। डिप्सिया मतलब प्यास ज्यादा लगती है, थ्रस्ट ज्यादा लगती है। तो ये तो आपके जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो होता है। मैंने कहा देखो ओलिगो यूरिया तो नहीं होगा सर। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा आपका स्वेटिंग, चिल्स एंड अब्डोमिनल पेन? मैंने कहा ये तो आपके साइन सिम्टम दिख नहीं रहे। मैंने कहा वीकनेस, थ्रस्ट? मैंने कहा यस थ्रस्ट यहां भी आ गया। अब देखो बेटा थ्रस्ट यहां पर भी है, थ्रस्ट यहां पर भी है। इंपॉर्टेंट है कि थ्रस्ट के साथ में इंक्रीज यूरिन आउटपुट। मैंने कहा यस इंक्रीज यूरिन आउटपुट होगा, बट वीकनेस तो आपको रहेगी, पर पल्स आपकी वीक नहीं आएगी। मैंने कहा पल्स आपकी वीक थोड़ी ना आएगी। क्यों नहीं आएगी पल्स वीक? पल्स वीक क्यों आएगी? यहाँ फ्लूइड वॉल्यूम की कमी नहीं हुई है। यहाँ तो उल्टा पेशेंट जो है, यहाँ पर आपका हार्ट रेट वगैरह सब ठीक रहेगी क्योंकि न्यूट्रिशन बढ़िया है, ग्लूकोज बढ़िया है, तो न्यूट्रिशन वगैरह में आपकी कमी नहीं है। तो यहाँ पर आपको थ्रस्ट के साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा। बच्चा क्लियर है क्वेश्चन? बच्चा क्वेश्चन क्लियर है क्या? जो मैंने क्वेश्चन को समझाया है क्लियर है सबका? यस सबका क्लियर है? गुड। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा। मैंने कहा देखो द नर्स इज चेंजिंग द सेंटर लाइन ड्रेसिंग ऑफ द क्लाइंट। एक पेशेंट है जिसकी सेंटर लाइन की ड्रेसिंग को तुम चेंज कर रहे हैं, जो पेशेंट पेरेंटल न्यूट्रिशन पर था, एंड नोट दैट द कैथेटर इंसर्शन साइट इज अपीयर रेड। आपको कैथेटर साइट जो है वो रेड देखने को मिल रही है। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या कचरा चला कि अगर कैथेटर साइट तुम्हें रेड एंड देखने को मिली, तो तुम्हारे दिमाग में यहीं से रेड देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि इसको क्या हो गया होगा? मतलब तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर रेड दिख रही है मतलब इन्फेक्शन हो गया होगा, ऐसा तुम्हारा लग रहा होगा, तुम्हारे दिमाग में आया होगा। आए या नहीं आए? मैंने कहा मैंने जब इसे रेड सुना कि जो कैथेटर साइट है वो आपकी रेड हो चुकी है, तो दिमाग में चलेगा इन्फेक्शन। और मैंने कहा याद रखो, आपको कई बार बता चुका हूं, इन्फेक्शन का बढ़िया साइन क्या होता है? अगर इस पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ होगा तो इसका बढ़िया साइन क्या होता है? जल्दी बताओ। इन्फेक्शन के लिए बढ़िया साइन बार बार मैं बताया हूं। इन्फेक्शन के लिए बढ़िया साइन क्या होता है? मैंने कहा इन्फेक्शन के लिए बढ़िया साइन होता है कि वहां पर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बेटा जी? टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ योर इन्फेक्शन। मैंने कहा देख लेते हैं बच्चा। तो नर्स शुड नेक्स्ट असेस्ड विच आइटम्स, इनमें से क्या चीज है जो नर्स को यहाँ पर देखना पड़ेगा? क्लाइंट टेम्परेचर देखें क्या, या एक्सपायरेशन डेट एंड ऑन द बैग? मैंने कहा रेड आया है तो उस पर एक्सपायरी डेट से क्या मतलब है? एक्सपायरी डेट तो हम इस चीज को देखते हैं कि जो बैग है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ तो यूज कर रहे हैं। टाइम ऑफ द लास्ट ड्रेसिंग चेंज, हाँ लास्ट ड्रेसिंग चेंज का टाइम देख सकते हैं, पर ये रेड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब पेशेंट को रेड आ रहा है तो हमारे दिमाग में इन्फेक्शन चल रहा है, इसलिए हमें उसे इन्फेक्शन के लिए मॉनिटर करना है। टाइटनेस ऑफ द ट्यूबिंग कनेक्शन, मैंने कहा टाइटनेस ऑफ, ये तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अगर उस पेशेंट का एरिया रेड हो रहा है तो हमें उसे इन्फेक्शन के लिए मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि उस पेशेंट के अंदर हमें लगता है कि उस पेशेंट के अंदर क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया। तो हमें उसे इन्फेक्शन से बचाना है, और इन्फेक्शन के बचाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। बेटा क्लियर है क्या? तो ये आपका बढ़िया आंसर हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि बेटा जी द नर्स, मजा आ रहा है?
एनक्लेक्स पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई भी डाउट है, किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस है, आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि सर हमें डाउट्स हैं। जल्दी बताएं, अगर किसी को भी किसी भी तरह का छोटा मोटा डाउट्स भी हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, सर ये हमारे डाउट्स हैं, तो मैं उनको जो है क्लियर करने का प्रयास करूंगा। यस, एक आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे, एक आप अपनी चीज़ों को बहुत बेहतरीन करेंगे तो आपकी चीज़ें और भी बेहतरीन हो सकती हैं बेटा जी। नो डाउट्स। ओके, वेरी गुड। तो ये एनक्लेक्स अभी तक क्लियर है। ओके, तो एनक्लेक्स का लोगों में एक खौफ रहता है, एनक्लेक्स का लोगों में अंदर खौफ रहता है, एक मन में जो है डर रहता है कि एनक्लेक्स कैसे की जाए। और मैंने कहा हमारे बच्चों के अंदर एनक्लेक्स का खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वन बाय वन करके हर टॉपिक को एनक्लेक्स के कवर करेंगे। एनक्लेक्स का हर टॉपिक हमारा वन बाय वन करके कवर किया जाएगा, और जब वन बाय वन करके कवर करेंगे तो आपके जो खौफ नाम की चीज थी, आपका एनक्लेक्स का जो डर था वो निकल जाना चाहिए। डर रहना ही नहीं चाहिए। आपको इतनी मजबूती के साथ में एनक्लेक्स को कवर करना है कि आपके एनक्लेक्स के क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाने चाहिए। क्वेश्चन पैटर्न रेड करके कर कर ही हार्ड लगता था सर, पैटर्न रीड करके ही हार्ड लगता था। ओके, मैंने कहा पहले क्वेश्चन को रीड करते थे तो हार्ड लगते थे, बट जो कंसेप्ट थे, देखिए आने वाले सेशंस में आपके लिए और मजा आएगा, अगला बैच और भी जबरदस्त होने वाला है। सर पहले लगता था, अब तो नहीं लग रहा। ओके, अगले वाले सेशंस के लिए सारी चीजें पहले से ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी, तो अगले वाले सेशन जो अगला बैच होगा उसके लिए तो सोने पे सुहागा होना है। तुम्हारे साथ में तो ये है कि चलो मैंने वो फंडामेंटल पढ़ा दिया, उसके आफ्टर दैट मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उनके लिए तो ये है कि वो साथ साथ कर सकते हैं। जब मैं फंडामेंटल स्टार्ट करूंगा, वो टॉपिक वाइज भी अपने एनक्लेक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उनको मिल जाएंगे, तो उनके लिए तो मतलब समझ रहे हैं आप, चीजें और भी जबरदस्त होने वाली हैं। ऐसा लग रहा है आप सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट से इजी लगता है सर। यस, कंसेप्ट और भी मजे आने वाले हैं। तो अगली बार के लिए, अगले सेशन के लिए हम मौसमी लेके आ जाएंगे, तो और जबरदस्त काम होने वाला है, तो चीजें बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अगले सेशन में क्या सॉल्व करवाओगे सर, अगले सेशन में मौसमी करवा देंगे। यस और नो? मैंने कहा चलिए आ जाइए। मैंने कहा द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू हैंग, एक नर्स है जो प्रिपेयर कर रही है हैंग करने के लिए फैट इमल्सन को। क्या लगाने वाले हैं पेशेंट को? फैट इमल्सन, फैट देने वाले हैं। एंड नॉट दैट द फैट ग्लोबुल आर विजिबल। देखो भाई, जब भी कोई सॉल्यूशन चढ़ाते हैं ना पेशेंट को, कभी भी उसमें क्लॉट जैसा कोई भी ग्लोब्यूल्स नहीं दिखना चाहिए। मैंने कहा कोई भी ग्लोब्यूल्स नहीं दिखना चाहिए। हमेशा याद रखिए, चाहे वो कोई सा भी बोतल हो, चाहे आप वो एनएस चढ़ा रहे हैं, चाहे आप पेशेंट को डेक्सट्रोज चढ़ा रहे हैं, या पेशेंट को जब भी कुछ भी चढ़ाया जाता है, मैंने कहा जब भी पेशेंट को कुछ भी चढ़ाया जाता है, दिमाग में ये होना चाहिए, पेशेंट को कुछ भी चढ़ाओ, बट पेशेंट के अंदर जब भी कुछ भी चढ़ाते हैं ग्लोब्यूल्स नहीं होने चाहिए। उसमें किसी भी तरह का हमें कोई विजिबल कंटेंट नहीं दिखना चाहिए, सब हमें मिक्सचर दिखना चाहिए। अगर ये दिख रहा है तो क्या करते हैं? तो मैंने ये तो पहले ही बता चुका हूं, एट द टॉप ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टॉप पर हमें ये दिख रहा है, द नर्स शुड टेक विच एक्शन। नर्स क्या करना है यहाँ पर, नर्स क्या करेगी बेटा जी यहाँ पर, ये बताइए। मैंने कहा यहाँ पर आपकी जो नर्स है वो क्या करने वाली है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम, यहाँ की बात ही नहीं, पहले भी हम पढ़े हैं कि बेटा जी जब भी ऐसा कुछ होगा, क्लॉट दिखे, कुछ भी दिखे, हमें सॉल्यूशन को डिस्कार्ड करना है, नया सॉल्यूशन हमें लेना है। मैंने कहा रोल द बोतल, मैंने कहा रोल करके उसे मिक्स नहीं करना है बेटा जी, नया सॉल्यूशन ही हम उसके लिए ऐसी कंडीशन में प्रेफर करते हैं। तो ये आंसर तो हमारा नहीं होगा। ऑब्टेन ए डिफरेंट बोतल ऑफ द सॉल्यूशन, मैंने कहा नई बोतल ले ले, मैंने कहा यस नई बोतल ले लो। सेक द बोतल ऑफ द सॉल्यूशन बिग्रसली, बिग्रसली का मतलब होता है तेजी के साथ में, बिग्रसली का मतलब क्या होता है? तेजी के साथ में। मैंने कहा क्या तेजी से, मैंने कहा क्या बेटा जी तेजी के साथ में, क्या बोतल को रोटेट करें, क्या बोतल को हम रोटेट करें, सेक करें बहुत तेजी के साथ में, जिससे वो आपका जो क्लॉट है वो मिक्स हो जाए, जो ग्लोबल्स है वो मिक्स हो जाए? नहीं, ये तो हम नहीं करते हैं, कभी भी मिक्स करते नहीं है सर जी। मैंने कहा रन द बोतल ऑफ द सॉल्यूशन अंडर द वार्म वाटर, क्या उसे हम वार्म वाटर के अंदर, गर्म पानी के अंदर रख दे, जिससे वो आपका क्लॉट है वो डिजोल्व हो जाए, जो आपका ग्लोब्यूल्स है वो डिजोल्व हो जाए? नहीं। मैंने कहा बेटा जी जब भी आपको लगे किसी भी बोतल के अंदर, चाहे वो एनएस की बोतल हो, चाहे वो 5% एक्सट्रोज की हो, चाहे 10% एक्सट्रोज की हो, चाहे वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की हो, चाहे वो आपका कुछ भी है,
किसी भी बोतल में अगर तुम्हें ग्लोबुल्स या क्लॉट दिखें, उसे यूटिलाइज नहीं किया जाता है, आपको न्यू बोतल लेनी होती है और उसको पेशेंट को चढ़ाना होता है। तो दिस इज अ टोटली, समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नई बोतल लेनी पड़ेगी और उस टाइम आपको पेशेंट को चढ़ानी पड़ेगी। बेटा जी क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन को रीड आउट करें जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी रीड करो भाई, हाफ सेकंड के अंदर आपको रीड करना है क्वेश्चन को और जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना है। जल्दी से रीड करें, सारे बच्चे रीड करेंगे, फास्टली रीड करेंगे, जल्दी से रीड करेंगे, सारे बच्चे रीड करेंगे, क्वेश्चन को रीड करें फास्ट में और आंसर करने का प्रयास करें। वेरी गुड। मेरे को एक क्लाइंट रिसीविंग द पेरेंटल न्यूट्रिशन, एक पेशेंट है जो पेरेंटल न्यूट्रिशन ले रहा है एंड सडनली डेवलप ए फीवर। मैंने कहा उस पेशेंट को क्या चल रहा था, मैंने कहा पेशेंट को चल रहा था पेरेंटल न्यूट्रिशन और पेरेंटल न्यूट्रिशन चलते चलते पेशेंट को हो गया आपके फीवर। पेशेंट को क्या हो गया, पेशेंट को हो गया सर जी फीवर। द नर्स नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नर्स ने जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो था उसको इन्फॉर्म किया एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इनिशियली प्रिस्क्राइब दैट द सॉल्यूशन एंड ट्यूबिंग बी कैन बी चेंज्ड। पेशेंट को हो गया फीवर, फीवर हो गया मतलब क्या हो गया, मैंने कहा फीवर हो गया इसका मतलब हो गया आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पेशेंट को क्या हो गया, मैंने कहा आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पेशेंट को, आपके पेशेंट को क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। मैंने कहा यस, ये तो समझ में आ गया। अब जो है आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने कहा कि आप सॉल्यूशन को और ट्यूब को चेंज करो, वहां से प्रिस्क्रिप्शन मिला कि आपका जो भी सॉल्यूशन पेशेंट को चढ़ रहा है या जो भी ट्यूब लगी है पेशेंट को, इन दोनों को आप क्या कर दें, इनका इन दोनों को आप कर दो चेंज। ये आपके पास में ऑर्डर आया है, आपके पास में क्या ऑर्डर है कि आपको ये चेंज कर देना है। व्हाट शुड द नर्स डू विथ द डिसकंटिन्यू मटेरियल, मैंने कहा ये जो सॉल्यूशन है और ट्यूब है, डिसकंटिन्यू मटेरियल का मतलब क्या होता है, मैंने कहा जो तुमने बंद किया है उस मटेरियल को क्या करोगे आप, उसे फेंकें, फार्मेसी को भेजें, क्या करें उसका। व्हाट शुड, क्या करना चाहिए नर्स को, डू विथ द डिसकंटिन्यू मटेरियल, जो पहले का जो सॉल्यूशन चल रहा था ना, भाई डिसकंटिन्यू क्या किया है आपने, मैंने कहा डिसकंटिन्यू हमने सॉल्यूशन को डिसकंटिन्यू किया है और हमने ट्यूब को डिसकंटिन्यू किया है, क्योंकि हमारे पास में ऑर्डर आया था कि जो पहले का मटेरियल चल रहा था उसको बंद कर दो। अब वो सॉल्यूशन था या फिर जो भी आपका ट्यूब लगी थी उसको हटा दो, नया सॉल्यूशन नई ट्यूब के साथ में उसे सॉल्यूशन और नई जो चीजें हैं वो लगा के फिर आपको जो है कंटिन्यू करना है। तो आपने उनके साथ में क्या करोगे, डिसकंटिन्यू मैट्रिक्स के साथ में डिस्कार्ड करें देम इन द यूनिट ट्रेस, कि आप उसे जो है डिस्कार्ड कर दें। मैंने कहा देखो बेटा जी, जब भी, मैंने कहा जब भी इन्फेक्शन होता है, जब भी किसी पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, देखो इन्फेक्शन का पता करने के लिए क्या करते हैं, मैंने कहा इन्फेक्शन का अगर पता करना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, क्या हुआ था, तो हमें इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कभी भी याद रखिएगा, अगर हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर असेस करना होता है टू आइडेंटिफाई, मैंने कहा क्या करते हो बेटा जी, हमेशा कल्चर करते हैं। कल्चर एक मेथड होता है जिसके माध्यम से, कल्चर के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को किस टाइप का इन्फेक्शन है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है। कल्चर के साथ में सेंसिटिविटी करके हम ये भी पता कर सकते हैं। देखो आप जब भी आप करते होंगे ना यूरिन सीएस, ब्लड सीएस, ये क्या होते हैं, सीएस लिखते हैं ना, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। मैंने कहा होता क्या है, मैंने कहा आप कल्चर में तो देखते हो, आइडेंटिफाई करते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कि आपका कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसने यहाँ पर ग्रोथ किया है, और सेंसिटिविटी में देखते हो कि कौन सी आपकी एंटीबायोटिक है, मैंने कहा कौन सी एंटीबायोटिक है जो इस बैक्टीरिया पर काम करती है और कौन सी एंटीबायोटिक है जो इस बैक्टीरिया पर काम नहीं करती है, मतलब कौन सी एंटीबायोटिक से ये बैक्टीरिया आपका रेजिस्टेंस है और कौन सी एंटीबायोटिक से ये सेंसिटिव है, इस पर कौन सी एंटीबायोटिक काम करती है, ये सारी चीज यहाँ पर देखी जाती है बेटा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जल्दी से यस करिए। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने कहा रिटर्न देम टू द हॉस्पिटल फार्मेसी, मैंने कहा कोई भी चीज आप लाए हैं हॉस्पिटल फार्मेसी से, रिएक्शन करिए तो फार्मेसी को थोड़ी भेजोगे वापस से, फार्मेसी में कभी दवाई की दुकान पे उसका दुकान वाला क्या करेगा, वो भी हम हमसे भी, वो तो नीचे वाली जगह पर है, वो क्या कर पाएगा, उसे डायग्नोस थोड़ी कर पाएगा, वो कैसे चेक करेगा, उसके पास कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है उसे जांच करने की। फार्मेसी में तो नहीं भेजेंगे सर जी, मैंने कहा डिस्कार्ड भी नहीं करेंगे, फार्मेसी भी नहीं भेजेंगे,
सेव देम फॉर द रिटर्न टू द मैन्युफैक्चरर। क्या कंपनी को भेज दें क्या? जिस कंपनी ने ये सॉल्यूशन या ट्यूब बनाई थी क्या उस कंपनी को भेजें? उनके कंपनी को नहीं भेजना होता बेटा, तो क्या करना होता है, लैब में भेजना होता है जहां इसका कल्चर लगाया जा सके। हम तो लेबोरेटरी फॉर द कल्चर, इनका इसका कल्चर करो ना, क्योंकि पेशेंट को क्या था, फीवर था, तो हम इसे देख रहे थे कि इन्फेक्शन हुआ है क्या, तो हमें इसे इन्फेक्शन के लिए आइडेंटिफाई करना था। और अगर आपको इन्फेक्शन के लिए पता करना है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, तो इन्फेक्शन पता करने के लिए कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा इन्फेक्शन का पता करने के लिए आप उसका कल्चर करवा सकते हैं, और मैंने कहा कल्चर बेटा जी लैब में होता है, फार्मेसी में या मैन्युफैक्चर साइट पर, वहां थोड़ी ना होता है। तो आपका राइट आंसर जो हो सकता है, आंसर इज डी। बच्चा क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है? बढ़ू आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैंने कहा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए क्लाइंट हैज बीन डिस्चार्ज टू होम। आपका पेशेंट है वो डिस्चार्ज कर दिया होम ऑन द पेरेंटल न्यूट्रिशन। अभी पेशेंट जो है आपका पेरेंटल न्यूट्रिशन पर है। मैंने कहा अभी तुम्हारा पेशेंट पेरेंटल न्यूट्रिशन पे चल रहा है, बट पेरेंटल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट को तुमने कहाँ भेज दिया है? मैंने कहा पेरेंटल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट को मैंने घर पर भेज दिया है, होम पर भेज दिया है। विथ ईच विजिट, जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा या तुम जाओगे, विथ ईच विजिट द होम केयर नर्स, यहां पर तो होम केयर नर्स है, मतलब पेशेंट के घर जाएगी नर्स और चेक करेगी। तो हर विजिट में शुड असेस विच पैरामीटर मोस्ट कॉमनली, इसमें मोस्ट क्लोजली इन मॉनिटरिंग दिस थेरेपी। बेटा जी पेरेंटल न्यूट्रिशन का जा रहे हो तो तुम क्या देखोगे? मैंने कहा पहला बात, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम मुझे ये बताओ पेरेंटल न्यूट्रिशन दे क्यों रहे थे? पहला पर्पस तो ये समझ में आना चाहिए। मैंने कहा सुनो, अगर मैं किसी व्यक्ति के अंदर, मैंने कहा मैं किसी व्यक्ति को अगर कैल्शियम की कमी थी या किसी व्यक्ति को ब्लड की कमी थी, ऐसे समझाता हूं, सुनिए। मैंने कहा एक व्यक्ति है जिसको ब्लड की कमी है, और ब्लड की कमी है तो मैंने क्या किया, और नहीं ले पा रहा था, सुनो मेरी बात सुने। मैंने कहा एक व्यक्ति है जिसको ब्लड की कमी है, माना कि, तो मैंने कहा ब्लड की कमी है और मैंने आयरन की गोलियां लिखी हैं, और मैंने कहा 10 दिन के बाद में मैंने उसे बुलाया 10 दिन के बाद मैंने उसे क्या किया, बुलाया कि भाई दोबारा से आए, हम तुम्हारा चेकअप करोगे। तो क्या चीज चेक करोगे बताइए, इस व्यक्ति में क्या चेक करोगे? 10 दिन या 15 दिन के बाद में जब तुमने इसको व्यक्ति को बुलाया है, तो तुम चेक क्या करोगे? आयरन की, इसमें ब्लड की कमी थी तो आयरन दिया, क्या चेक करने वाले हो? बहुत बढ़िया। भाई जिस पर्पज के लिए तुमने आयरन चलाई थी उस पर्पज को देखोगे कि भाई उसके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, क्योंकि तुम आयरन की गोली, अब ऐसा तो नहीं है भाई, देखने को तो बहुत कुछ देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या था? मैंने कहा इंपॉर्टेंट तो ये था कि हीमोग्लोबिन देखें, जिस पर्पज के लिए तुम दे रहे हो वो मेन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और मैंने कहा और क्या देखोगे? तो मैंने कहा और आप ये देखोगे, मैंने कहा और क्या देखोगे, मैंने कहा और ये देखेंगे कि इसमें कहीं पेशेंट को आप आयरन दे रहे हो तो आयरन का कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हुआ। मैंने कहा आयरन का कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट तो कोई बहुत बड़ा डेवलप नहीं हो गया, तो वही चीज यहाँ पर देखेंगे। मैंने कहा क्या देखोगे? मैंने कहा जब किसी पेरेंटल न्यूट्रिशन किसी पेशेंट को चल रहा है, मैंने कहा जब किसी पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है तो तुम क्या देखने वाले हो? मैंने कहा पहली बात तो पेरेंटल न्यूट्रिशन इसलिए दिया जा रहा है कि उसका न्यूट्रिशन सही रहे। तो मैंने कहा न्यूट्रिशन लेवल देखेंगे ना सर जी, मैंने कहा उसका क्या देखेंगे, मैंने कहा न्यूट्रिशनल लेवल देखेंगे। नहीं आया बच्चा समझ में? उसका न्यूट्रिशन का स्टेटस ठीक है या नहीं है वो देखेंगे। अरे बोलो तो सही बच्चा। मैंने कहा न्यूट्रिशन स्टेटस कैसे पता लगे? मैंने कहा अगर मैं बात करूं कि उसका न्यूट्रिशन लेवल का अगर मुझे पता करना है, तो मैंने कहा न्यूट्रिशन लेवल कैसे पता लगेगा? मैंने कहा न्यूट्रिशन लेवल ऐसे पता लगेगा, अगर उसका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा जाएगा तो उसका वजन बढ़ने लगेगा। अगर न्यूट्रिशन लेवल उसे प्रॉपर नहीं मिलेगा तो उसका वजन नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा यस और नो? मैंने कहा वजन से पता लगेगा उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस। मैंने कहा तुम्हें मैंने डाइट दी, तुम अपने न्यूट्रिशन स्टेटस को कैसे पता करते हो? जब तुम फास्टिंग पर रहते हो तो तुम क्या उम्मीद करते हो कि अगर मेरा फास्टिंग की वजह से, मैं फास्टिंग पर हूं, तो क्या चेक करोगे? 2-4 दिन बाद में अपना वजन चेक करोगे तो आपका वजन रिड्यूस होना चाहिए। मैंने कहा मैं अपनी सेहत बढ़ाना चाहता हूं, मैं मोटा होना चाहता हूं, मैं अच्छा खा रहा हूं, तो मैं क्या उम्मीद करूंगा कि मेरा वजन बढ़ना चाहिए? तो बेटा जी आप पेरेंटल न्यूट्रिशन पेशेंट को दे रहे हैं, तो आप न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को समझिएगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। ये क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, और अगर आप इसे रट्टाफिकेशन करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिन लोगों ने
इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है, पढ़ा है कई बार। ऐसे भी कई लोग होंगे जिन्होंने इसे, कई लोग ऐसे होंगे मेरे इस क्लास के अंदर जिन्होंने एनक्लेक्स को कई बार रिपीट कर लिया है, और जिन लोगों ने कई बार रिपीट किया है उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन उनका बार बार गलत होता है। कोई है ऐसा उम्मीदवार जो हैंड रेज करके बताएगा, हाँ सर ये क्वेश्चन हम जितनी भी बार पढ़ते हैं एवरी टाइम इसमें आके हम उलझ जाते हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो बता पाए, हाँ सर इसमें सच में उलझते हैं, ये क्वेश्चन हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं और बार बार गलत हो जाता है। सुमन कह रही है 2 टाइम रॉन्ग हुआ सर। मैंने बढ़िया, और कौन है? बस सुमन ही थी क्या? और कोई नहीं है बच्चा? और कोई पढ़ा ही नहीं है एनक्लेक्स? सुमन के अलावा कोई है? होता था सर, ओनिसा का भी है। मैंने कहा यस। तो देखो, होता था, बस 2 ही बच्चे आ रहे हैं, बाकी तो सर यही निकाल लेते हैं, उसी से अपना काम हो जाता है। हम तो निकालते ही नहीं, हम तो दोमेश्वरी का भी हो रहा है, होता है सर, यस। ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि लगता है इजी है पर है नहीं इजी। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो लग रहा होगा कि ठीक है सब कुछ, बट एक्चुअल में सब कुछ ठीक नहीं है इसमें। मैंने कहा ये क्वेश्चन गलत होता है, इसलिए सुनो, मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं उसको सीखो। भाई जिस चीज के लिए जो चीज दी जाती है वही तो चेक करोगे। अगर मैं जो है अगर मैं यस अगर मैं जो है अगर बंदे को आयरन दे रहा था तो हीमोग्लोबिन चेक करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? और अगर किसी को देखो, किसी को गोरा होना है, गोरे होने की क्रीम लगानी है, तो वजन थोड़ी चेक करेगा, फिर तो उसका देखेगा कि भाई उसमें ब्यूटी आ रही है। तो जिस पर्पज के लिए जो चीज दे रहे हैं वही चीज तो हम उसे वापस से चेक करेंगे ना भाई। हाँ, ये बढ़िया एग्जांपल था सर, इससे तो याद रह जाएगा। मगर ये तो सही है सर, ये याद रहेगा हमें, ऐसे बताया करो सर, तब जाके समझ में आता है। क्या आयरन बता रहे थे? आयरन बताओगे तो दिमाग में थोड़ी ना घुसता है। मैंने कहा यस, अब आ जाएगा तुम्हें समझ में। मैंने कहा यस। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के लिए दे रहे थे, और जब न्यूट्रिशन के लिए चीजें दे रहे थे तो हम उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस। और मैंने कहा न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे चेक करोगे? मैंने कहा अर्ली इंडिकेटर तो वेट ही होता है। मैंने कहा वेट से पता कर लेंगे। मैंने कहा नॉर्मली वजन जो है, मैंने कहा पेरेंटल न्यूट्रिशन के साथ में नॉर्मल वजन कितना बढ़ना चाहिए? मैंने कहा 1 से 2 लैब पर वीक बढ़ना चाहिए। मैंने कहा 1 से 2 लैब पर वीक इसका वजन बढ़ना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए सर। अगर बंदे का मैंने कहा अगर बंदे का न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक रहा, मैंने कहा अगर जो तुम दे रहे हो तो उसका वजन कितना बढ़ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये तो आपको मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल अच्छे से याद आना चाहिए। ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे चेक करोगे भाई? तुम चेक ही नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें इसका यही पता नहीं रहा कि कितनी चीजें फ्लक्चुएट करेंगी, तो तुम बढ़िया से पता ही नहीं कर पाओगे कि चीजें कैसे चलनी चाहिए। तो आपको बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए कितना आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस को कैसे चेक किया जाएगा। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा जी। क्लियर है? यस। मैंने कहा यस सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने कहा सुनो, दोबारा से बता देता हूं कि आपका जो पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है, मैंने कहा पेरेंटल न्यूट्रिशन जो पेशेंट को देते हैं तो उसके बाद में न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है। और मैंने कहा नॉर्मली बेटा 1 से 2 लैब पर वीक हमारा वजन बढ़ना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इससे ज्यादा बढ़ रहा है, तो दिस इज इंडिकेशन दैट आपको आपकी बॉडी में क्या हो गया है, वो रिटेंशन ज्यादा हो रहा है, चीजें ज्यादा आपकी गड़बड़ हो सकती है, हाइपरवोलेमिया वाली सिचुएशन आपको हो सकती है। मैंने कहा ठीक सर जी। मैंने कहा और क्या होगा पेरेंटल? मैंने कहा कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। मैंने कहा क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? मैंने कहा कॉम्प्लिकेशन में हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ये तो हो ही सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेंट्रल लाइन से देते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो बेटा जी जब भी पेशेंट को सेंट्रल लाइन लगी होती है, ध्यान से सुन ला, जब भी पेशेंट को सेंट्रल लाइन लगी होती है, सेंट्रल लाइन मतलब आपकी सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के अंदर जब लाइन लगी है, सबसे बड़ा खतरा होता है इन्फेक्शन का। आप आपके हॉस्पिटल की रेट की बात भी करें ना, अगर आपके हॉस्पिटल में भी बात करें, हमारे हॉस्पिटल की, आपका हॉस्पिटल में आपकी केयर कैसी दी जाती है इस बात का पता करने के लिए आपके पास में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। मैंने कहा क्या? मैंने कहा आपका कोटी देखते हैं। कोटी मतलब कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आप देखते हैं क्लैप्सी। आप क्या देखते हैं? क्लैप्सी। तो कैथेटर सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन देखते हैं। और क्या देखते हैं? मैंने कहा वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया देखते हैं, और सर्जिकल साइट इन्फेक्शन देखते हैं। आपके हॉस्पिटल की क्वालिटी कैसी है, आपके हॉस्पिटल कैसी केयर देता है,
आपका हॉस्पिटल अच्छी केयर देता है या बेकार देता है, वो इन आधार पर डिसाइड की जाती है कि जिन लोगों को कैथेटर लगे हैं उनको कैथेटर से कितना इन्फेक्शन हुआ है, जिनको सेंट्रल लाइन लगी थी उनको सेंट्रल लाइन की मदद वजह से कितने इन्फेक्शन हुए हैं, आपको बैक मतलब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जो पेशेंट वेंटिलेटर थे उनको कितने को निमोनिया हो गया है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कितने लोगों को हुए हैं जिनके अंदर सर्जरियां हुई हैं। तो बेटा जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। अब सेंट्रल लाइन लगी है इसका मतलब वहां पर इन्फेक्शन इज अ मेजर ऑफ प्रायोरिटी। और बेटा जी इन्फेक्शन देखने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको अगर इन्फेक्शन को चेक करना है, किसको चेक करना है, इन्फेक्शन को चेक करना है, तो कैसे चेक करते हैं, मैंने कहा इन्फेक्शन के लिए हमारे अर्ली इंडिकेटर के रूप में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। मैंने कहा क्या हो जाता है, मैंने कहा टेम्परेचर जो होता है आपका वो आपका इंक्रीज देखने को मिलता है, पेशेंट का जो टेम्परेचर होता है वो आपका बढ़ जाता है। ये बात आपको सबको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने कहा देख लेते हैं बेटा जी। मैंने कहा पल्स, मैंने कहा यस पल्स देख सकते हो, वाइटल्स देख सकते हो, हमारा पल्स देख सकते हैं कि, मैंने कहा देख लो पल्स में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैंने कहा वाइटल साइन जब पेशेंट आएगा तो वाइटल्स तो देखेंगे, देख तो सकते हो। और हम जो है बट हमें कौन सा जो है प्रायोरिटी पे चेक करना चाहिए, हर विजिट में देखना चाहिए वजन, मैंने कहा यस वजन तो देखना ही है, इफेक्टिवनेस को बताएगा ही बताएगा, बट पल्स देख लेंगे, मैंने कहा बहुत बढ़िया। टेम्परेचर एंड वेट, मैंने कहा टेम्परेचर तो देखना ही देखना है, इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट, वेट भी देखना है, मैंने कहा यस। पल्स देखनी है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर देख सकते हैं, वाइटल्स हैं, देख सकते हैं कि उसमें ब्लड वॉल्यूम ज्यादा तो नहीं है पर प्रायोरिटी तो नहीं है। टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर इन्फेक्शन के लिए और उसमें वॉल्यूम ज्यादा के लिए, मैंने कहा वॉल्यूम वॉल्यूम ज्यादा तो ठीक है सर, पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पहला काम तो यही था न्यूट्रिशन वाला। मैंने कहा जब न्यूट्रिशन दे रहे हो तो न्यूट्रिशन तो चेक करो उसको काम हुआ या नहीं हो। तो मैंने कहा इसमें जो वेट वाला दिख रहा है वो तो हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने कहा वेट हमें दो में दिख रहा है, पहले में और दूसरे में वेट दिख रहा है। मैंने कहा पहले तो स्टेटस जिस चीज के लिए जो चीज दे रहे हो वो तो ढूंढो। मैंने कहा यस दोनों देख लिए, मैंने कहा दोनों में वेट है, पर अब एक में पल्स है एक में टेम्परेचर है। मैंने कहा एक बात बताओ सबसे ज्यादा तुम्हें क्या लगता है, पल्स देखना चाहिए या तुम्हें टेम्परेचर के लिए मॉनिटर करना चाहिए? तुम्हें इन्फेक्शन के लिए मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि उस पेशेंट को सेंट्रल लाइन लगी हुई है, और जब तुम्हारे पेशेंट को सेंट्रल लाइन लगी हुई है, पेशेंट आपका मोर प्रोन है इन्फेक्शन के लिए, पेशेंट को ज्यादा रिस्क है इन्फेक्शन होने के लिए। इसलिए आपको यहाँ पर क्या देखना चाहिए बेटा जी, यहाँ पर आपको टेम्परेचर देखना चाहिए। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट अब बना होगा तुम्हारा, वो जबरदस्त क्वेश्चन का जो एक कंसेप्ट आता है वो आ गया होगा, जिन लोगों के लिए ये क्वेश्चन गलत होता था। कितना वजन बढ़ना चाहिए एक नॉर्मल थेरेपी में, 1 से 2 लैब पर वीक इसका वजन बढ़ना चाहिए। सुमन, ओनिशा, जिन लोगों ने इनके क्वेश्चंस पहले से सॉल्व कर रखे थे, वो जल्दी से बताएं बेटा जी, आपका सच में कंसेप्ट आ पाया या नहीं आ पाया? सुमन और ओनिशा, इस क्वेश्चन से आपको बेनिफिट मिला है या नहीं मिल पाया है? क्या आपका एक सच में एक जो एक आपके मन में एक विचार आना चाहिए, एक कंसेप्ट आ जाना चाहिए, एक एसोसिएशन आना चाहिए, वो आ गया है? अब गड़बड़ तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं होगा ना बेटा? चलिए गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। मैंने कहा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए सर जी। मैंने कहा देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द नर्स केयरिंग फॉर द ग्रुप ऑफ द अडल्ट क्लाइंट है बहुत सारे, जिनको क्या हो गया, मैंने कहा जिनको एक्यूट केयर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यूनिट में आप केयर कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक, डिटरमाइन दैट विच क्लाइंट वुड बी द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट फॉर द पेरेंटल न्यूट्रिशन। आपके पास में ये 5 पेशेंट हैं और आपको डिसाइड करना है कि इन 5 पेशेंट में से कौन सा पेशेंट है जिसको पेरेंटल न्यूट्रिशन चाहिए। ऐसे कौन से पेशेंट है, ये मेडिकल सर्जिकल वार्ड में है और उस वार्ड में आपको डिसाइड करना है कि ये 5 पेशेंट हमारे पास में है, तो कौन सा वाला पेशेंट है जिसको तुम्हें, मैंने कहा किस वाले पेशेंट को तुम्हें पेरेंटल न्यूट्रिशन देने की जरूरत पड़ेगी। पेरेंटल न्यूट्रिशन किसको देना पड़ेगा? मैंने कहा पेरेंटल न्यूट्रिशन उसको देते हैं जो आपका, मैंने पहले भी बता चुका हूं, पेरेंटल न्यूट्रिशन उसको देते हैं जो जीआई से नहीं ले सकता, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से लेने में असमर्थ है। मैंने कहा यस। और मैंने कहा किसको देते हैं? मैंने कहा उसको देते हैं जो आपका बहुत ज्यादा सीवियरली मालनरिश्ड है, सीवियरली मालनरिश्ड है, जो आपका जीआई सिस्टम से उसकी डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो अब उसकी डिमांड जब फुलफिल नहीं हो पाएगी तो उस केस में हमें पेरेंटल न्यूट्रिशन पे जाना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा मालनरिश्ड हो गया तो कर क्या सकते हैं, तब दे सकते हैं। और ले नहीं पा रहा है, जीआई से जा नहीं रहा है, तो दे सकते हैं।
मैंने कहा ए क्लाइंट विथ एक्सटेंसिव बर्न, छोटा मोटा बर्न नहीं है, पूरा जल गया है, बहुत ज्यादा बर्न हो गया है। अब मैंने कहा बहुत ज्यादा बर्न हो गया, पहली बात तो बर्न के बाद में हमें कैलोरी की नीड वैसे ही ज्यादा है, क्योंकि आपको जो आपके टिश्यूज हैं उनको दोबारा से ग्रोथ करवाना है, ठीक है ना, एनर्जी की भी नीड ज्यादा है। तो बेटा जी वुंड हीलिंग वगैरह में आपको एनर्जी चाहिए, आपको वहां पर प्रोटीन चाहिए, बट दिक्कत ये है कि पेशेंट तो यहाँ पर अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेशेंट जल गया है। और मैंने कहा आपका जलने के बाद में एक चीज आपको बताई थी, और मैंने आपको बताया था, पर दोबारा से बता देता हूँ बेटा जी, जब आपके पेशेंट को बहुत ज्यादा बर्न इंजरी होती है, मैंने कहा जब आपके पेशेंट को बर्न इंजरी होती है, तो बर्न इंजरी में आपका फ्लूइड का लॉस हो चुका होता है, मैंने कहा यस ब्लड लॉस हो चुका होता है, होगा या नहीं होगा, मैंने कहा ब्लड लॉस भी होगा। अब जब भी आपकी बॉडी में ब्लड की कमी होती है, मैंने कहा जब भी आपकी बॉडी में फ्लूइड की कमी होती है, आपके जो कम इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं उससे आपका ब्लड को डाइवर्ट कर दिया जाता है, मैंने कहा फ्लूइड का डाइवर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है, मैंने कहा डाइवर्जन हो जाता है, जो आपका ब्लड है उसका डाइवर्जन कहाँ हो जाता है, मैंने कहा वाइटल ऑर्गन की तरफ हो जाता है। आपका पहले मैंने कहा आपका पहले ब्लड किसको जाना चाहिए, मैंने कहा पहले ब्लड आपका वाइटल ऑर्गन को जाना चाहिए। तो जो कम वाइटल ऑर्गन होते हैं वहां से आपकी ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जैसे मैंने कहा स्किन हुई, और सर मैंने कहा आपका जीआई हुआ, मैंने कहा जीआई में आपका ब्लड कम जाएगा, और मैंने कहा अगर जीआई में ब्लड कम जाता है तो बेटा वहां पर आपके जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं और वहां पर अल्सर बन जाता है। मैंने कहा बर्न की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी को बहुत ज्यादा बर्न हुआ और बर्न की वजह से जब पेशेंट के जीआई सिस्टम में, मैंने कहा जब जीआई सिस्टम में अल्सर बनते हैं, मैंने कहा जब जीआई सिस्टम में अल्सर बनते हैं तो इन अल्सर का नाम होता है कर्लिंग अल्सर। इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं कर्लिंग अल्सर। ऐसे अल्सर जो बर्न वाले पेशेंट में इस्कीमिया की वजह से होते हैं, वहां पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से होते हैं, उन्हें हम कर्लिंग अल्सर कहते हैं। तो बेटा यहाँ तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई जाएगी नहीं, और प्रॉपर ब्लड सप्लाई जब जाएगी नहीं, जब पेशेंट बहुत ज्यादा जल गया है, तो क्या न्यूट्रिशन को जो पेशेंट लेगा उनको क्या एब्जॉर्व कर पाएगा, मैंने कहा जब ब्लड ही प्रॉपर नहीं जा रहा, जब पेशेंट को ब्लड जो है वो प्रॉपर सप्लाई ही नहीं हो रही, जब वहां पर ब्लड प्रॉपर जा ही नहीं पा रहा, तो एब्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं पाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर तो नीड जो है, मैंने कहा बर्न वाले पेशेंट में जो आपकी न्यूट्रिशन की नीड है, नीड ऑफ न्यूट्रिशन इंक्रीज हो चुकी है, नीड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बेटा जी यहाँ पर आपकी बढ़ चुकी है, वो ज्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सप्लाई हो नहीं पाएगी। इसलिए यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, पेरेंटल न्यूट्रिशन देना चाहिए। मैंने कहा यस देना चाहिए सर जी, ये तो ठीक है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई था ये क्वेश्चन, जितने तुम सेलेक्ट कर सकते हो वो करना है इसका आंसर। मैंने कहा ठीक सर। ए क्लाइंट विद द कैंसर हु सेप्टिक, मैंने कहा देखो भाई कैंसर वाला पेशेंट होता है, कभी आपने नहीं देखा होगा, कैंसर वाले पेशेंट को कीमोथेरेपी देने के लिए तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि केमियोथेरेपी जो होती है, मैंने कहा कैंसर वाला पेशेंट अगर कीमोथेरेपी पर है तो कीमोथेरेपी दवाइयां देने के लिए हम सेंट्रल लाइन यूज करते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन नहीं। पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए सेंट्रल लाइन की जरूरत नहीं होती, हमें अगर पेशेंट को कीमोथेरेपी देती है तो वहां सेंट्रल लाइन देते हैं, पर खाने के लिए सेंट्रल लाइन नहीं देखी होगी। आपका जो कैंसर का पेशेंट जब तक कि सीवियरली अनकॉन्शियस या बहुत लास्ट स्टेज में चल रहा है, बेड पे आ चुका है, खा नहीं पा रहा है, तब बात अलग है। पर अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, सेप्सिस हो रखा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको जरूरी होती है, सेप्सिस वाले पेशेंट को जरूरी नहीं होती, इतना सीवियर तो नहीं होता है, कैंसर हो गया लगा दो सेंट्रल लाइन पेरेंटल, ऐसा नहीं होता, जीआई से ले सकता है। ए क्लाइंट हु हैज had ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी, उसका जो कोलेसिस्टेक्टोमी किया, ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी का मतलब है गॉल ब्लैडर की सर्जरी। मैंने कहा बेटा नॉर्मल ये सर्जरी है, नॉर्मल सर्जरी है, अपेंडेक्टोमी कराइए, आपके ब्लैडर को निकाल दिया, या आपकी नॉर्मल सर्जरियां हैं। तो मैंने कहा नॉर्मल सर्जरी के बाद में आपको कोई पेरेंटल न्यूट्रिशन नहीं देता बच्चा, आपको पेरेंटल न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती, आपका एक दो दिन में ये नॉर्मली आपका जो होता है बंदा जो है आपका क्या हो जाता है, मैंने कहा आपका नॉर्मली ही एक दो दिन के बाद में बंदे के जो है आपको नॉर्मल फूड पे लिया जाता है। कभी आपने देखा कि किसी की अपेंडेक्टोमी हुई है पेरेंटल न्यूट्रिशन लगा दो, आप जो है उसे भर भर के पेरेंटल न्यूट्रिशन, ऐसा नहीं होता, उसे नॉर्मल फूड पे ही आ जाता है, जैसे बॉवल मूवमेंट रिटर्न होते हैं उसे नॉर्मल पे रखा जाता है। तो मैंने कहा ये तो नॉर्मल सर्जरी है भाई, इसके बाद तो हमें जरूरत नहीं है। मैंने कहा यस, ए क्लाइंट विद द सीवियर एग्जार्बेशन ऑफ द क्रॉन्स डिजीज, मैं बता चुका हूं बेटा, एक क्रॉन्स डिजीज हम जीआई सिस्टम में पढ़ते हैं, और क्रॉन्स डिजीज वो डिजीज होती है, मैंने कहा जो क्रॉन्स डिजीज होती है बेटा जी, मैंने कहा क्रॉन्स डिजीज में आपको क्या होता था,
मैंने कहा इसमें सीवियर वाटरी डायरिया होता था, याद आ रहा होगा इसमें क्या होता था, इसमें सीवियर वाटरी डायरिया होता था पेशेंट को, सीवियर वाटरी डायरिया। मैंने कहा इसमें बेटा जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा क्या इंपॉर्टेंट था इसमें? मैंने कहा पेशेंट को खतरनाक वाटरी डायरिया होता है, पेशेंट जो खाएगा वो सारा निकल जाएगा, तो उसकी जो न्यूट्रिशन की डिमांड है वो फुलफिल ही नहीं हो पाएगी। मैंने क्या कहा बेटा, जो पेशेंट ले रहा है वो निकले जा रहा है, और ये लिमिटिंग नहीं है, खतरनाक वाला डायरिया होता है, छोटा मोटा डायरिया नहीं है, सीवियर है। मैंने पहले लिख दिया है सीवियर, छोटा डायरिया नहीं है, दिस इज अ सीवियर टाइप ऑफ डायरिया। ये कैसा डायरिया है? मैंने कहा ये है आपका सीवियर डायरिया है। क्लियर है बेटा जी? तो क्रॉन्स डिसीज जो होती है वो सीवियर वाटरी डायरिया करती है। तो मैंने कहा जरूरत है? मैंने कहा यस, दे सकते हैं सर जी। क्लाइंट विथ परसिस्टेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग फ्रॉम द कीमोथेरेपी, जब पेशेंट कीमोथेरेपी पे रहेगा तो लगातार उसको नोजिया वॉमिटिंग रहेगा। मैंने कहा यस, रहता है पेशेंट को, इसीलिए हम जब भी पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी चढ़ाने से पहले जो भी कीमोथेरेपेटिक एजेंट होते हैं उनको चढ़ाने से पहले हम क्या देते हैं, उनको एंटीमेटिक्स देते हैं बिफोर एंड आफ्टर। अगर आपने सुना हो, अगर कभी किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी दी होगी तो आपको पता होगा जब भी पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है उससे पहले और हम जो है पहले एंटी इमेटिक्स देते हैं, एंटी इमेटिक्स देते हैं जिससे पेशेंट वॉमिट ना करे, उसके लिए एंटी इमेटिक्स लगाई जाती है, उसके बाद ही दी जाती है। मैंने कहा ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट को छोटा मोटा नहीं बढ़िया से उसको क्या होता है, मैंने कहा नोजिया वॉमिटिंग होता है, पेशेंट खाएगा नहीं तो यहाँ पर आपको पेरेंटल न्यूट्रिशन देना पड़ सकता है। देखो बेटा जी, आपका 1 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तो कंफर्म है। अगर यहाँ पर 2 नंबर में कैंसर का पेशेंट है, कीमोथेरेपी पे तो जरूरत है, पर यहाँ पर कहीं भी हमें कीमोथेरेपी नहीं दी है, इसलिए ये आंसर नहीं है। हालांकि तुम्हारी बुक में दे रखा है इसका आंसर में, आपके बुक में अगर आंसर देखोगे तो 1 2 4 5 दे रखा होगा। अगर आप बुक को रीड आउट करोगे तो बुक में आपका 1 2 4 5 दे रखा होगा, बट वहां आप रेशनल जाके पढ़ोगे तो 2 को आंसर नहीं माना जाएगा, और मेरे हिसाब से 2 आंसर नहीं होगा जब तक उसमें कीमोथेरेपी नहीं लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बढ़िया आंसर जो हो सकता है 1 4 5, इसका बढ़िया आंसर हो सकता है। बच्चा क्लियर है क्या? इसलिए इसमें मैंने 2 नहीं लिखा है, हालांकि तुम्हारी बुक के अंदर 2 लिखा मिलेगा, बट मैं कहूंगा इसमें 2 आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर 1 4 5 आंसर करें। क्लियर है बच्चा? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे करेक्ट कर लें और वहां से उसे ठीक कर लें। मैंने कहा अगला क्वेश्चन देखो, मैंने कहा द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू हैंग द फर्स्ट बैग ऑफ द पेरेंटल न्यूट्रिशन। मैंने कहा आप जो है पहला बैग लटकाने वाले हैं, पेशेंट को पहला पेरेंटल न्यूट्रिशन बैग लगाने वाले हैं, सॉल्यूशन बाय द सेंट्रल लाइन ऑफ असाइंड क्लाइंट, सेंट्रल लाइन के द्वारा लगा रहे हैं। द नर्स शुड ऑब्टेन विच मोस्ट एसेंशियल पीस ऑफ इक्विपमेंट बिफोर हैंगिंग द सॉल्यूशन। बेटा जी देखिए, जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करें पेशेंट को, याद होना चाहिए जब भी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो, जब भी आपको जो है पेरेंटल न्यूट्रिशन देना हो, जब भी आपको पेशेंट को कीमो देना हो, या जब भी आपको पेशेंट को केसीएल देना हो, जितनी भी खतरनाक दवाइयां हैं, ऑलवेज रिमेंबर आपके पास में, वैसे तो रूल ये होता है कि जब भी आप पेशेंट को फ्लूइड वगैरह देते हैं तो आपके पास में हमेशा इन्फ्यूजन पंप होना चाहिए। आपके पास में क्या होना चाहिए? हमेशा ही आपके पास में इन्फ्यूजन पंप होना कंपलसरी है। और ये इन्फ्यूजन जो पंप होता है वो आपको पता होना चाहिए 2 प्रकार का होता है। एक सिरिंज पंप आता है, एक आपका सिरिंज वाला पंप आता है, और एक आपका वॉल्यूमेट्रिक पंप आता है, वॉल्यूमेट्रिक पंप आता है। तो 2 तरह के ये पंप होते हैं, इन्फ्यूजन पंप और वॉल्यूमेट्रिक पंप। शायद आपको याद होने चाहिए क्योंकि मैं पहले भी इनको बता चुका हूं। इनके आपके जो आपके नोट्स हैं वहां पर आपको एक पीडीएफ दे रखी है जिसमें बहुत सारे फोटोज हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो उस इमेज बेस में आपको इन्फ्यूजन पंप में सिरिंज पंप और वॉल्यूमेट्रिक पंप, दोनों पंप इजिली अवेलेबल हैं। आप वहां से देख सकते हैं, गूगल करके देख सकते हैं, जैसी मर्जी देख लेना, बट आज ही देख लेना कि हमारा इन्फ्यूजन पंप में वॉल्यूमेट्रिक पंप कैसा दिखता है, सिरिंज पंप कैसा दिखता है। दिस इज अ वेरी क्रूशियल। मैंने कहा यूरिन टेस्ट स्ट्रिप, मैंने कहा पेरेंटल न्यूट्रिशन देने से पहले यूरिन टेस्ट थोड़ी करते हैं। मैंने कहा ऐसा तो आपको कहीं नहीं पढ़ाया गया
कि आप यूरिन टेस्ट करेंगे, तो दिस इज नॉट गुड आंसर। ब्लड ग्लूकोज मीटर, हाँ ब्लड ग्लूकोज मीटर होना चाहिए, बट तुरंत पहले तो जरूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब लगाने वाले हैं तो लगाने के लिए जो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मैंने कहा भाई लगाने से पहले तो तुम्हें ग्लूकोज मीटर थोड़ी चाहिए कि भाई उसे कनेक्ट करने के लिए ग्लूकोज मीटर चाहिए, कनेक्ट करने के लिए तो इन्फ्यूजन पंप चाहिए, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटर, हाँ ये होते हैं, इनकी जरूरत होती है, आपको ग्लूकोज मीटर की भी जरूरत होती है, ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए भी आपको जरूरी होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जब आप इस ट्यूब को लगा रहे हैं, जब आप पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो पेरेंटल न्यूट्रिशन का बैग होना चाहिए, उसको कनेक्ट करने के लिए ट्यूब होनी चाहिए, कनेक्ट करने के लिए आपको जो है इन्फ्यूजन पंप चाहिए, कैनुला चाहिए, ये तो चाहिए ना बेटा, आपको सेंट्रल लाइन चाहिए, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये तो होगा ही नहीं तो आप कनेक्ट ही नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चा। क्लियर हो गया? यस। अगला क्वेश्चन 98। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नर्स इज मेकिंग द इनिशियल राउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द शिफ्ट। आप पेशेंट की शिफ्ट में गए और पहला राउंड लगाया, और नोट दैट कि पेरेंटल न्यूट्रिशन बैग ऑफ द असाइंड क्लाइंट, जो तुम्हारे पास पेशेंट है उसका पेरेंटल न्यूट्रिशन का बैग खाली हो गया। तुम्हारी शिफ्ट चेंज हुई है, और शिफ्ट चेंज होने के बाद तुम पहले एक बार पेशेंटों के पास घूम के आ रहे हो, कि वैसे तुम जाते नहीं हो, ठीक है ना सर, हम तो जाते ही नहीं है पेशेंट के पास, मुझे पता है तुम नहीं जाते हो पेशेंट के पास, बट मैं जो कह रहा हूं उस पर गौर फरमाइए। हम अगर पेशेंट के पास गए और हमने देखा कि एक पेशेंट था तुम्हारा जिसको पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा था, और जिसको पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा था उसका बैग है खाली, तो तुम which solution should the nurse hang until another parental nutrition solution is mixed and delivered to the nursing unit? मैंने कहा अब अगला जो बैग मिले तुम्हें पेरेंटल न्यूट्रिशन का, उससे पहले क्या पेशेंट को लगाया जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा देखो 5% डेक्सट्रोज नहीं देते हैं बेटा जी, मैंने कहा 5% डेक्सट्रोज नहीं देते हैं पेशेंट को, 10% डेक्सट्रोज इन वाटर देते हैं सर जी, 5% डेक्सट्रोज नहीं देते हैं, ये 5 वाला नहीं होता बच्चा, 10% डेक्सट्रोज इन आपका वाटर, 10% डेक्सट्रोज आप जो है पेशेंट को देते हैं इन केस ऑफ, जब आपके पास में पेरेंटल न्यूट्रिशन का बैग तुरंत अवेलेबल नहीं होता, उस केस में, जब आपके पास में तुरंत के केस में अगर पेरेंटल न्यूट्रिशन नहीं है, उस केस में क्या देना होता है। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास में पेरेंटल न्यूट्रिशन नहीं है, उस केस में अगर तुरंत देना पड़े तो तुरंत क्या देंगे, मैंने कहा तुरंत जो देना होता है वो आपके पास में कुछ भी नहीं हो तो क्या देते हैं बच्चा, मैंने कहा उस केस में आप देते हैं 10% डेक्सट्रोज। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज मॉनिटरिंग द स्टेटस, हम एक पेशेंट है जिसका स्टेटस मॉनिटर कर रहे हैं, मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ द क्लाइंट फैट इमल्सन इन्फ्यूजन, उस पेशेंट को क्या चल रहा है, मैंने कहा फैट इमल्सन इन्फ्यूजन चल रहा है, एंड नोट दैट द इन्फ्यूजन इज 1 आवर बिहाइंड। मैंने कहा जिस रेट से तुमने लगाया था वो रेट से आपका 1 घंटे पीछे चल रहा है, कि इतने घंटे में इतना चला जाना चाहिए। मैंने कहा आपने कहा कि भाई 2 घंटे में 200 ml चला जाना चाहिए, पर अभी तक 2 घंटे गुजर चुके हैं पर गया 100 ml है। मैंने कहा गया 100 ml है, मतलब तुम 1 घंटे पीछे हो गए। मैंने कहा डॉक्टर ने लिखा था कि आप जो है 200 ml को 2 घंटे में दे देना, पर तुमने कनेक्ट किया था बट गया नहीं, 100 ml ही जा पाया है 2 घंटे में, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। नोट दैट द इन्फ्यूजन इज 1 आवर बिहाइंड, विच एक्शन शुड द नर्स टेक, तुम्हें क्या करना है। क्या इसे कैचअप, कैचअप का मतलब होता है बेटा, एक वर्ड होता है कैचअप, मैंने कहा यहां पर सुनिए, एक वर्ड होता है कैच अप, कैचअप का मतलब होता है जो पीछे रह गए हो उसे भाग के पकड़ लें। मैंने कहा कभी भी फ्लूइड के केस में, दवाई के केस में, एंटीबायोटिक के साथ में ऐसा नहीं करते हैं। कभी गलती से तुम्हारी रेट पीछे रह जाए, होता है कई बार, कैसे होगा, तुमने दवाई कनेक्ट की है पेशेंट को, तुम कैनुला लगा के उसमें दवाई कनेक्ट करके आगे हो, कई बार कैनुला ब्लॉक हो जाता है, तुम आधे घंटे बाद में चेक किए, आधे घंटे बाद में पेशेंट के पास में राउंड पे गए, आपने देखा वहां तो 10 ml भी नहीं गया दवाई का, जबकि चला जाना चाहिए, जैसे 60 ml पर हावर तुम्हें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, तुमने 8 बजे दवाई कनेक्ट की और 9 बजे जाके देखा तो मात्र 2-4 ml गया, 60 तो गया ही नहीं, तो क्या करें। मैंने कहा बढ़ा दें क्या, नहीं बढ़ाना नहीं है, कैचअप नहीं करना है। अब 1 घंटे लेट चढ़ेगी दवाई, बट जिस रेट से लिखी है उसी रेट से दवाई जानी चाहिए, उस रेट को ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, कैचअप कभी नहीं करना चाहिए। तो एडजस्ट द इन्फ्यूजन रेट
टू कैच अप, मतलब कि तुम्हें उसे जल्दी से अगले घंटे में उसे हम जो है पकड़ लें, जितना हमें देना था उतना चला जाए, इसलिए हमें बढ़ा देना चाहिए। मैंने कहा कभी नहीं करते हैं ये पेरेंटल न्यूट्रिशन के साथ नहीं। चाहे आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, चाहे आप किसी भी तरह की एंटीबायोटिक दवाइयां दें या किसी भी तरह का आप फ्लूइड दें, कभी भी कैचअप नहीं करना है, तेजी के साथ में नहीं भागना है, रेट को कभी भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। मैंने कहा ठीक सर जी। मैंने कहा इंक्रीज द इन्फ्यूजन रेट टू कैचअप ओवर द नेक्स्ट 2 आवर, कि 2 घंटे के अंदर कैचअप कर लें। मैंने कहा कभी कैचअप नहीं करना है, कैचअप कभी नहीं करना है। इंश्योर दैट द फैट इमल्सन इन्फ्यूजन रेट इज इन्फ्यूजिंग एट द प्रिस्क्राइब रेट, ये फिक्स करें, ये निर्धारित करें कि जो तुमने रेट प्रिस्क्राइब की गई है उसी रेट पर पेशेंट को मिलना चाहिए। मैंने कहा यस, जो रेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी गई है उसी रेट पर पेशेंट को जो चीजें हैं वो मिलनी चाहिए, उसे आपको बढ़ा के नहीं देना है, इंक्रीज नहीं करना है। एडजस्ट द इन्फ्यूजन रेट टू द रन वाइड ओपन अंटिल द सॉल्यूशन इज बैक ऑन टाइम, कि टाइम पर नहीं आ जाए तब तक उसे ज्यादा करके दे दो। मैंने ज्यादा करके नहीं देते हैं बेटा, कैचअप नहीं करते हैं, रेट को नहीं बढ़ाते हैं, बार बार मैं बता चुका हूं। तो राइट आंसर इज, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? आपके क्वेश्चन तेजी के साथ आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लाइंट रिसीविंग द पेरेंटल न्यूट्रिशन, एक पेशेंट है जो तुम्हारा रिसीव कर रहा है पेरेंटल न्यूट्रिशन को इन इन द होम सेटिंग, जो होम सेटिंग है उसके अंदर उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन मिल रहा है, हैज वेट गेन ऑफ 5 लैब, उसको वेट गेन हो गया इन 1 वीक, 1 वीक में 5 लैब वेट गेन हो गया। मैंने कहा आपका नॉर्मल वेट गेन कितना होना चाहिए था? मैंने कहा देखो बेटा जी, नॉर्मल वेट गेन हम पढ़ चुके हैं कि पेरेंटल न्यूट्रिशन में नॉर्मल वेट गेन तो होना चाहिए। तो मैंने कहा वेट गेन तो क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए दे रहे हैं, मैंने कहा यस, तो नॉर्मल वेट गेन जो होना चाहिए था वो 1 से 2 लैब पर वीक होना चाहिए। मैंने कहा याद रखिएगा, आपका जो वजन बढ़ना चाहिए वो हर सप्ताह 1 से 2 लैब बढ़ना चाहिए, पाउंड। उनका 1 से 2 पाउंड से ज्यादा बढ़ रहा है, दिस इज अ इंडिकेशन दैट देयर इज अ हाइपरबोलिमिक कंडीशन, वहां पर आपका ज्यादा जा रहा है, वहां पर दिक्कत हो रही है। तो द नर्स शुड नेक्स्ट असेस द क्लाइंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ विच कंडीशन, क्या हो जाएगा इसको? मैंने कहा थ्रस्ट, मैंने कहा थ्रस्ट होगा, पॉलीयूरिया होगा, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, या चेक क्रैकल ऑन द ऑस्कुलेटेशन ऑफ द लंग्स। मैंने कहा अगर 5 लैब आया है तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा? मैंने कहा हमारे दिमाग में चलेगा यहाँ ज्यादा फ्लूइड का रिटेंशन हो गया है, हाइपरबोलिमिया हो गया है। हाइपरबोलिमिया जब होगा, जब आपके पेशेंट को हाइपरबोलिमिया होगा तो आपको याद होना चाहिए। मैंने कहा क्या होगा? मैंने कहा जब पेशेंट को हाइपरबोलिमिया होगा तो क्या होगा? मैंने कहा बेटा जी, जब पेशेंट को हाइपरबोलिमिया होता है तो फ्लूइड ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, लंग्स में आएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। और मैंने कहा आपका जब पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा होता है, मैंने कहा आपको पता है पल्मोनरी एडिमा के सिम्टम, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। मैंने कहा यस सर जी। और मैंने कहा बेटा अगर पल्मोनरी एडिमा हुआ, मैंने कहा अगर पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हुआ तो क्या साइन सिम्टम आते हैं जल्दी बताओ? मैंने कहा पल्मोनरी एडिमा होता तो जल्दी जल्दी लिखो क्या क्या होगा। मैंने कहा पल्मोनरी एडिमा होगा, पेशेंट को डिस्निया होने लगेगा, पेशेंट को सांस ठीक से नहीं आएगी। अरे भाई लंग्स में पानी भरा है, लंग्स में फ्लूइड इकट्ठा हो गया है तो बंदा सांस नहीं ले पाएगा। जब कोई चीज लंग्स में जाएगी पेशेंट लगातार कफिंग करेगा। मैंने कहा यस, मैंने कहा पेशेंट लगातार कफिंग करेगा, बहुत बढ़िया। और कफिंग करेगा तो स्पूटम आएगा, और मैंने कहा जो स्पूटम आएगा उसका कलर क्या बता रखा है? मैंने कहा जो स्पूटम आएगा वो आपका पिंक कलर का स्पूटम आएगा, पिंक कलर का आपका स्पूटम आने लगता है। मैंने कहा यस सर जी। मैंने कहा साउंड सुनोगे तो क्रैकलिंग साउंड आने लगती है, क्रैकलिंग साउंड आने लगती है। मैंने कहा यस सर, क्रैकलिंग साउंड आने लगती है। जुगुलार वेन का डिस्टेंशन होने लगता है। ये सारे फीचर हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए जब भी पल्मोनरी एडिमा होता है हमारा नर्सिंग एक्शन भी पूछा जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। इन द केस ऑफ पल्मोनरी एडिमा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होता है पता होगा? पेशेंट को तुरंत से हेड को एलिवेट कर दो, हाई फॉबलर पोजीशन देनी होती है पेशेंट को, हाई फॉबलर पोजीशन जो है पेशेंट को प्रोवाइड करनी होती है, जिसकी वजह से उसका लंग्स के अंदर जो पल्मोनरी एडिमा है उसमें थोड़ा राहत मिले, पेशेंट प्रॉपर सांस ले पाए, उसके लिए हम ये करते हैं बच्चा। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको समझ में आ ही गया कि सर इस पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा। मैंने कहा इस पेशेंट में हमें क्रैकलिंग ऑन द
ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंच। जब हम लंच को सुनेंगे तो यहाँ पर हमें क्रैकलिंग साउंड देखने को मिल सकते हैं बेटा जी। क्लियर हो गया? हमें तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन और भी पता है ना, सबको पता है। यस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 101। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर द रेस्टलेस क्लाइंट। एक हमारा पेशेंट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर द रेस्टलेस क्लाइंट। एक पेशेंट है जो रेस्टलेस है। हु इज बीइंग न्यूट्रिशनल थेरेपी विद पेरेंटल न्यूट्रिशन। रेस्टलेस है मतलब फड़फड़ा रहा है, हाथ पैर मार रहा है। रेस्टलेस का मतलब क्या होता है? एक पेशेंट जो रेस्टलेस नहीं होता, आराम से लेटा होगा, थेरेपी चल रही है, आराम से चलती रहेगी, बट पेशेंट है रेस्टलेस। थक गए हो क्या? मुझे तो तुम रेस्टलेस लग रहे हो। सर हम तो थके थके जा रहे, इतनी देर हो गया, हम तो थक ही गए। बस थक रहे हो क्या? नहीं थक रहे हो तो फिर जोश में दिख नहीं रहे हो, जोश नहीं दिख रहा है। सर हम तो थकेले बच्चे हैं। थकेले बच्चे ना बने, थोड़ा जोश दिखाएं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया। इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर भी थके थके जा रहे। अब तो थकना ही मना है। इनका यस, अब तो थकना ही नहीं है। कंसिडर कर, कंसंट्रेशन करके देख रहे हैं। किसको? किसको कंसंट्रेशन करके देख रहे हैं? सर नींदों को देख रहे हैं, कब नींद आएंगी इस बात का पूरा कंसंट्रेशन है। उनका कंसंट्रेशन करके देख रहे हैं, हम पूरा कंसंट्रेटेड है, हमें नींद कब आएंगी। सर इतना बोरिंग पढ़ा रहे हैं कि नींदें ही नींदें आ रही हैं। ये सुनो, बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया सर, बोर पढ़ा। आप सर अच्छा नहीं पढ़ाते हो, बोर कर देते हो। अरे बोल तो दिया करो। चलिए, मैंने कहा सुनो, हाँ ऐसे हंस दिया करो तुम। यस यस, हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहे। मैंने कहा द नर्स शुड प्लान टू इंश्योर दैट विच एक्शन इज टेकन टू प्रिवेंट द क्लाइंट फ्रॉम सस्टेनिंग इंजरी। पेशेंट को इंजरी, मैंने कहा पेशेंट को इंजरी क्यों होगी भाई? पेशेंट रेस्टलेस है आपका। पेशेंट क्या है? मैंने कहा पेशेंट आपका रेस्टलेस में है। पेशेंट आपका रेस्टलेस है। पेशेंट आपके हाथ पैरों को मार रहा है, यूं यूं हाथ पैर यूं यूं कर रहा है, रेस्टलेस में है पेशेंट। मैंने कहा पेशेंट आपका रेस्टलेस है, पेशेंट अपने हाथ पैरों को मार रहा है। और बेटा जी पेशेंट अगर अपने हाथ पैरों को यूं यूं कर रहा है तो जो आपने कनेक्शन लगा रखे हैं वो बिल्कुल अच्छे से लगाने पड़ेंगे, नहीं तो आपके ट्यूब वगैरह कभी इधर भागेगी, कभी उधर भागेगी, बोतल भाग जाएगी। इसलिए उनको अच्छे से लगाएं तो आप इंजरी नहीं होगी। कैलकुलेट द डेली इनटेक एंड आउटपुट, इससे इंजरी थोड़ी बच रही है। इंजरी से बचाने के लिए पेशेंट को कहा गया है कि आपको टेकन टू प्रिवेंट द क्लाइंट फ्रॉम द सस्टेनिंग इंजरी। पेशेंट को इंजरी ना हो इसके लिए, उस पेशेंट रेस्टलेस है, मैंने कहा आपका पेशेंट रेस्टलेस है इसलिए उसमें इंजरी ना हो रेस्टलेस की वजह से, तो क्या करोगे? तो बेटा जी हम क्या करेंगे? मॉनिटर द टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आपके इन्फेक्शन के लिए होता है। सिक्योर द ऑल कनेक्शन इन द पेरेंटल न्यूट्रिशन सिस्टम, आपको अच्छे से उनको जो है सिक्योर करना चाहिए। मैंने कहा यस, वो हिलने डुलने नहीं चाहिए, उनको ठीक से जो है टाइटली, आपके जो भी जितने भी कनेक्शंस हैं वो लूज ना हो, वो निकले ना, इसका विशेष ध्यान रखें जिसकी वजह से आपकी चीजें ठीक हो जाए। मैंने कहा यस, मॉनिटर द ब्लड ग्लूकोज लेवल एवरी 12 आवर। मैंने कहा ये तो आपका हाइपरग्लाइसीमिया को चेक करने के लिए करोगे भाई। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर रहे हो तो हाइपरग्लाइसीमिया को चेक करोगे, अगर तुम टेम्परेचर देख रहे हो तो इन्फेक्शन को चेक करोगे, तुम बीपी वगैरह यूरिन आउटपुट वगैरह देख रहे हो वो हाइपरग्लाइसीमिया के लिए कर सकते हो, फ्लूइड वॉल्यूम के लिए कर सकते हो। बट आपका कनेक्शन जो है उनको टाइट क्यों करोगे, उनको अच्छे से क्यों रखोगे, उनका अच्छे से टाई करके क्यों रखोगे कि वो लूज ना हो, वो निकल नहीं जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखने के लिए, मतलब कि तुम इंजरी ना हो पेशेंट को, इस चीज को डिसाइड करने के लिए हम ये करने वाले हैं। बच्चा क्लियर है? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। मैंने कहा एक क्लाइंट रिसीविंग द पेरेंटल न्यूट्रिशन कंप्लेंट ऑफ हेडेक। एक पेशेंट है तुम्हारा जिसको पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है, और पेरेंटल न्यूट्रिशन चलते समय पेशेंट को आने लगा हेडेक। द नर्स नोट दैट द क्लाइंट हैज इंक्रीज ब्लड प्रेशर, उसका बीपी भी बढ़ रहा है। मैंने कहा हेडेक हो रहा है पेशेंट को, मैंने कहा पेशेंट को क्या हो रहा है? मैंने कहा पेशेंट को हेडेक हो रहा है। पेशेंट का जो बीपी है वो भी इंक्रीज हो गया, पेशेंट को हेडेक हो रहा है, पेशेंट का बीपी बढ़ा जा रहा है। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा बाउंडिंग पल्स आ रही है, पल्स भी उसकी बहुत ज्यादा है, जुगुलार में इनका डिस्टेंशन है, क्रैकल्स आ रखे हैं,
मैंने कहा उसको क्रैकल्स भी आ रहे हैं दोनों तरफ, दोनों लंग्स में देख रहे हो तो उसे क्रैकल्स आ रहे हैं। बताओ बच्चा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? इस पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया है? मैंने कहा ये सब क्रैकल्स आना, ये सब आना आपका क्या इंडिकेट कर रहा है? मैंने कहा ये तो इंडिकेट कर रहा है कि आपका पेशेंट का वॉल्यूम बढ़ गया है, हाइपरवोलेमिया पल्मोनरी एडिमा को इंडिकेट कर रहा है। यस और नो? तो मैंने कहा क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया है? सेप्सिस हो गया है क्या? सेप्सिस में मैंने कहा सेप्सिस अगर होता, इसको इन्फेक्शन होता तो इसमें आपको देखने को मिलता टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलता। अगर सेप्सिस होता, टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलता। मैं अगर यहाँ पर नजर डालो तो मुझे यहाँ पर कहीं टेम्परेचर का नहीं दिया है, मुझे टेम्परेचर के बारे में नहीं पूछा, तो टेम्परेचर तो नहीं होगा सर जी, ये तो नहीं होगा। एयर एम्बोलिज्म, मैंने कहा एयर एम्बोलिज्म जब भी पेशेंट को होता है, मैंने कहा यहाँ पर बढ़िया साइन सिम्टम के रूप में जब भी एयर एम्बोलिज्म होता है, पेशेंट को आपको सडन चेस्ट पेन देखने को मिलता है। मैंने कहा सडन चेस्ट पेन देखने को मिलता है जब तुम्हारे पेशेंट को, मैंने कहा जब तुम्हारे पेशेंट को क्या होता है बेटा, जब तुम्हारे पेशेंट को क्या होता है, एयर एम्बोलिज्म होता है, तो तुम्हारे पेशेंट के अंदर सडन चेस्ट पेन होता है, तो ये भी नहीं होगा। मैंने कहा यस। हाइपरग्लाइसीमिया, मैंने कहा जब भी तुम्हारे पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया होगा, तुम्हें पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया मतलब थ्रस्ट लगनी है, ये आपको देखने को मिलेंगे। यस और नो? हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो मैंने कहा ये देखो, ये देखोगे तो यहाँ पर एक भी चीज में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। मैंने कहा हाइपरबोलिमिया, मैंने कहा यस, हाइपरबोलिमिया इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि हाइपरबोलिमिया के सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं बेटा जी। यहाँ पर सारे फीचर्स आपको किसके देखने को मिल रहे हैं? हाइपरबोलिमिया के देखने को मिल रहे हैं, तो दिस इज द राइट आंसर हियर। ये सबसे बढ़िया आपका आंसर हो सकता है बेटा जी। क्लियर है? तो जल्दी से यस करें। ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है सर, इसका हर क्वेश्चन हर डाउट हमें बहुत बढ़िया से क्लियर है। क्लियर है? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको बहुत बखूबी समझ में आया होगा और आने वाले सेशंस में इसको पहले से पढ़ के आए, अच्छे से रीड आउट करके आए, जिससे आप और भी बेहतरीन कर सकते हैं। क्लियर हो गया है सर? यस। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि इन चैप्टर्स को आप बहुत बढ़िया से लेंगे, इन चैप्टर्स को। यस, आपको जो बना बनाया मसाला मिल रहा है, इस मसाले का आप इस्तेमाल करें। और सर इस मसाले को हम चाय में डाल लें क्या? चाय कॉफी में डाल के पी लें क्या? तो सर चाय अच्छी बनेगी क्या? नहीं नहीं, ये मसाला कहीं चाय में मत डाल देना। कोई सर मसाला कहा था आपने, इसलिए हम इसे चाय में डाल के पी जाए क्या? हाँ, तो घोड़ के नहीं पीना है, पढ़ाई करके पीना है। समझ में आ रहा है? यस, ये ध्यान रहे आपका, कहीं पता लगे आपने मसाला कहा था इसलिए हमने तो इसे अच्छे मसाले के रूप में यूज कर लिया। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे। मैं उम्मीद करूंगा ये सारे चीजों को आप बेहतरीन करके आएंगे और बेहतरीन पढ़ के आएंगे। हो सकता है दूसरी क्लास रहे थोड़ी देर में, हो सकता है दूसरी क्लास रहे थोड़ी देर में, तो आ जाइएगा। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।